बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखबा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद है बुरूब साहब। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब, लंगोट कसने का वक्त आ गया है। ये बात मैं नहीं कह रहा, शहबाज शरीफ सब कह रहे हैं। और जो उन्होंने कहा कि हुक्मरानों से जान छुड़ाने का वक्त आ गया है, अब लंगोट कस लें, क्योंकि मुकाबला अब हमारा सख्त होने जा रहा है। और ये भी कि ये जिन लोगों ने मुल्क को इस हाल में पहुंचाया है, इनसे हमने इनके हमारा हाथ होगा, इनके गिरेबान होंगे। लेकिन साथ में फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये बात तो बिल्कुल ऐसी फजूल सी है, इससे कि हमारा मुकाबला सियासी बोलों से है और ये लोग जल्द व्हील चेयर में नजर, जब ऐसा कोई मतलब आता है। ये तमाम तर गहमा गहमी और ये जो जुमलेबाजी हो रही है, हाँ। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब भी बहुत जल्द लाहौर का रुख कर रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब कर रहे हैं, आसिफ जरदारी साहब भी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं, बड़े बयान दे रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि मुझसे कहते हैं फार्मूला दो, और मैं उनसे कहता हूँ कि फार्मूले बहुत बना बना के अब आप थक गए होंगे। तो मतलब ये है कि फार्मूला एक ही है, हुकूमत से जान छुड़ाए। बिल्कुल, ये जो है ना एकदम से सियासी बयानात की गर्मा गर्मी, ये सारी KPK के वो जो इलेक्शन में बल्दियाती इंतखाबात में बुनियादी तौर पे चूंकि हुकूमती पार्टी को जरा शिकस्त का सामना करना पड़ा है, तो उससे वो ये समझ रहे हैं कि पता नहीं शायद कोई और तेजी आ जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि तेजी जितनी भी आप 1.5 साल हुकूमत का है, ये 1.5 साल तो गुजारना ही है। ये 1.5 साल के लिए अपने आप बल्दियाती इंतखाबात अलबत्ता जो होने हैं मार्च अप्रैल में पंजाब में, उसकी तैयारी है। फिर कराची में, सिंध में होने हैं, उसकी तैयारी है। उसके हवाले से गर्मा गर्मी हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि हम लाहौर में रहते हुए शहर इक़्तिदार में तब्दीली लाएंगे। वो तब्दीली किस तरह से आएगी, अंदरूनी कहानी क्या है, हरमीत से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, और जरा बताएं ना, इस्लामाबाद में किस किस्म की सियासत चल रही है और इस्लामाबाद में किस किस्म की तब्दीली लाने जा रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब? वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। वैसे तो अगर हम बात करें तो जब भी वक्त करीब होता है इलेक्शन का, तो बहुत सारे ऐसी ऐसी बातें सामने हमें आती हैं ऐसे सियासतदानों की कि वो बड़ी हैरानकुन और बड़ी परेशानकुन भी होती है। लेकिन ऐसे में आसिफ अली जरदारी साहब बहुत अरसे बाद दोबारा मंजर-ए-आम पर आए और उनके बयानात बड़े, उससे पहले जिस तरह रऊफ साहब ने जिक्र किया कि हमसे फार्मूला जो है वो मांगा जा रहा है, भैया दोबारा फार्मूला दो, तो ऐसे में कई सारे बयानात हैं। फिर हमने कल देखा नवाज शरीफ साहब के जो बयानात थे, उसमें उनका मौकिफ बिल्कुल तब्दील नजर आ रहा था। जो बयानिया था उससे वो बिल्कुल हटे नजर आए, क्योंकि उन्होंने शहबाज शरीफ की तारीफ की। फिर जिस तरह वोट को इज्जत दो का जो नारा था, वो भी हमें वहां पे नजर नहीं आया, बल्कि उन्होंने काम को इज्जत दो का नारा जो शहबाज शरीफ साहब का था, उसी पर वो कारबंद नजर आया। उन्होंने अपनी पुरानी चीजें गिनवाई। हमेशा हमने देखा है कि उनके एस्टैब्लिशमेंट पर ज्यादा तनकीद होती थी, मुख्तलिफ नाम लिए जाते थे, लेकिन कल हमने देखा कि वो बिल्कुल बहुत सारी चीजों से हटके थे और बहुत सारे टॉपिक उन्होंने जो छेड़े हुए, इसहाक साहब को उन्होंने जिक्र किया, उसके साथ साथ उन्होंने इमरान खान साहब पर बहुत ज्यादा तनकीद की। उन्होंने वो ये तनकीद करते थे कि हमारा जो है हमारा मुकाबला या हमारी अगर सियासी लड़ाई है तो वो उनके लाने वालों के साथ है। लेकिन कल परसों की ये जो अगर देखें तो नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ भी कुछ तब्दील सा नजर आ रहा है। सो बहुत सारे सियासी बयानात हैं, इधर तर्जुमानों के अलग बयानात हैं। जिस तरह रऊफ साहब ने जिक्र किया कि वो व्हील चेयर पर जल्द बैठेंगे। व्हील चेयर पर तो जरदारी साहब बेचारे बैठे भी काफी अरसे से हैं, बीमार भी हैं, लेकिन साथ साथ अगर बात करें तो सियासी तौर पर काफी दोबारा मुतहरिक भी नजर आ रहे हैं। और बिलावल भुट्टो साहब भी गिला शिकवा करते नजर आ रहे हैं इस वक्त KPK के पीपल्स पार्टी के लोगों से, क्योंकि वहां पे उसी तरह बाकायदा जो होना चाहिए था उसी तरह जीत उनको भी नहीं मिली। और ज्यादा फल जो है मुतहरिक, जिस तरह PDM नजर आ रही थी, तो हमने वहां पे देखा कि फल ज्यादा मौलाना साहब को ही मिला। हाँ बिल्कुल, हरमीत। और उसके साथ ये है कि इस सब जो सूरत हाल है, यानी ये इसमें कोई शक नहीं है कि लाहौर में हल्का 133 में जो इंतखाब हुए उसमें दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी की पार्टी थी और उसको 32,000 कुछ 100 के करीब वोट मिल गए थे। ये काफी थे, लेकिन जिस तरीके से वोट खरीदा गया यहाँ पे, जब कारकुनों से यहाँ पे मिलते हैं तो ये पता चलता है कि पीपल्स पार्टी ने बहुत ज्यादा पैसे बांटे और 2-2 हज़ार रुपया फी बंदा दे के उससे हल्फ उठवाए गए। हमारा दफ्तर भी चूंकि इसी हल्के में है, यहाँ पे हमारे ड्राइवर वगैरह बताते हैं कि ऐसा हुआ है। बिल्कुल, तो इस तरह की बात है। लेकिन इसके बावजूद हम ये बात कहेंगे कि जो पीपल्स पार्टी है उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपने आप को कोई नारा नया ऐसा लेना पड़ेगा, कोई हिकमत अमली ऐसी बनानी पड़ेगी, कोई इलेक्टेबल ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जो उनको ज्यादा वोट दिलवा सके। अगरचे मतलब वैसे इसको गैर जानबदारी से देखा जाए तो हम ये कहेंगे कि
पंजाब जो है वो इस वक्त नून लीग का ज्यादा सेंटर लग रहा है और पीपल्स पार्टी के लिए और फिर तहरीक इंसाफ के लिए भी थोड़ी सी परेशानी का बायस ये जरूर होगा कि अब बल्दियाती इंतखाब हमने जैसे कहा बिल्कुल सर पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे पंजाब के भी 2 महीने में एक्टिविटी पूरे जोर शोर से चली जाएगी। कल इमरान खान साहब लाहौर में थे और उन्होंने आके यहाँ पे मुतहरिक हुए बहुत ज्यादा, उन्होंने काफी प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह भी किया, लेकिन मेन फोकस उनका बल्दियाती इंतखाब ही रहा और उन्होंने कहा कि मैं तमाम तर एक्टिविटी जो है इसको खुद देखूंगा, खुद सुपरवाइज करूंगा। तो ये देखो बड़ा खुश आइंदा है। इसमें बुनियादी बात फिर वही है कि जो ग्रोहबंदियां हैं, ग्रुप्स हैं, आपस के लड़ाइयां हैं, इनको खत्म होना चाहिए और इसके साथ कोई एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिसके साथ आप इलेक्टेबल, अच्छे इलेक्टेबल चुने, तब आपको कोई थोड़ी बहुत कामयाबी मिल सकती है। बिल्कुल ठीक हो गया। और हम आने वाले दिनों में इस तरह के जो टॉपिक्स हैं और ये तमाम मामलात आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे। मेरे ख्याल में वक्त काफी ज्यादा गुजर चुका है। हम जरा टॉप स्टोरीज आज की बता दें। डेली डोज के साथ जनाब हम करेंगे और फिर उसके बाद फैसल बावडा नाहली के केस फैसला महफूज हो चुका है। अब इस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। फिर पत्तों की रिहायशी मासूम 8 साल घरेलू मुलाजमा को मुबैना तौर पर इस्त्री से हलाक किया गया है। अफसोसनाक वाकया था, इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर लोड शेडिंग से अब आप लोगों ने घबराना नहीं है बिकॉज इसके ऑल्टरनेटिव आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और एक ऑल्टरनेटिव ऐसा आया है कि अगर आप अपने घरों में शीशा एक स्पेसिफिक अंदाज में लगाएं तो आपको उससे बिजली मिल सकती है। ये प्रोजेक्ट जिनका है वो शख्सियत भी आज हमारे साथ शो में मौजूद होंगी। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज जनाब खवातीन सियासतदानों की जाहरी शख्सियत, अपैरेंट जो लुक्स होती हैं वो किस कदर अहमियत की हामिल होती हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। पाकिस्तानी अदब अदीब और साल 2021 यानी 2021 में किस किस्म के नॉवेल्स लिखे गए, कहां तक पहुंचा हमारा उर्दू अदब, ये तमाम चीजें हम आगे चलकर डिस्कस भी करेंगे। आई थिंक आप कुछ कहना चाह रहे थे सर। मैं वही कहने लगा था कि खवातीन कितनी जाजिब नजर आती है, ये बड़ा अट्रैक्टिव मुझे लग रहा है। इसमें मरियम का पहला नंबर होगा डेफिनेटली। यस वेरी राइट, पहला नंबर मरियम का पहला नंबर होना चाहिए। और कौन कौन सा है ये खैर हम आगे चल के बात करें। बिल्कुल। और पाकिस्तानी अदब अदीब और साल 2021 और आखिर में पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जोन का आगाज हो चुका है, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। जनाब डेली रोज के साथ आगाज करते हैं। सब स्टोरी ये है और हमने कुछ रोज पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की थी एक स्टोरी, हमारे साथ फैशन इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर भी मौजूद थी कि पूरी दुनिया में इस्लामिक ट्रेंड्स, इस्लामिक फैशन, हिजाब के साथ ट्रेंड्स बहुत ज्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। जो इवन गैर मुस्लिम खवातीन हैं वो भी प्रेफर करती हैं कि वो फुल लिबास पहने, फुल स्लीव लिबास हो, हिजाब पहने और उसको फैशन के अंदाज में लिया जाता है। सो अभी हमारे पास जो स्टोरी है वो ये है कि अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में मुनक्किद होने वाला एक मुकाबला हुस्न, इसमें हिजाब वाली खातून ने मुकाबला हुस्न जीत लिया। ये जो खातून थी इनकी उम्र जो है वो 18 ईयर्स है और इनका नाम जो है वो शातू गैरको है। और इससे पहले अगर हम डिस्कस करें तो नाइजीरिया में 1957 में मुकाबला हुस्न तब से इनका इनकाद होना स्टार्ट हुआ था, लेकिन हर साल रऊफ साहब ये देखा गया कि ये जो इस तरह के कॉम्पिटिशंस थे उनमें कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा तनाजात खड़े हो जाते थे। बट इस दफा ये जो खातून है जिनके आप विजुअल्स भी अभी इस वक्त पब्लिक न्यूज की स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्होंने ये मुकाबला हुस्न जीता और मुनफरद बात यह है कि ये हिजाब वाली खातून थी और ऑब्वियसली इनको फिर भारी भरकम इनामात से भी नवाजा गया। वो मैं कहूंगी व्यूअर्स के साथ आप शेयर करें ना। हाँ मतलब इसके बारे में खैर मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोल सकता, हिजाब वाली खातून मुकाबला है वो, लेकिन बहरहाल पूरा लिबास उन्होंने पहना हुआ है, सर पे उन्होंने जो हिजाब है वो भी लिया हुआ है, चेहरा नहीं ढांपा हुआ, जाहिर है चेहरा ढांप ले तो फिर तो बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा। नाइजीरिया मुसलमान काफी इसके एक्टिव हैं, 21 करोड़ की आबादी है तकरीबन नाइजीरिया की, जिसमें अक्सरियत मुसलमानों की है और वो अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, अपने दीन को प्रमोट करने के लिए एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो इस हवाले से उनका इन्फ्लुएंस है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर दूसरी किस्म का मुकाबला हुस्न नहीं होता। दूसरी किस्म से मुराद मेरी बकरी। अच्छा, वैसे एक बात पे मुझे थोड़ी सी हंसी भी आई। रोमा ने कहा कि ये इस मामला पे, फैशन के जो मामलात होते हैं इस पे काफी झगड़ा रहता था। सर आपने देखो कि अफ्रीकन जहां पे भी बैठते हैं ज्यादातर हमारे काले भाई जो है
वो जहां पे भी बैठते हैं तो उनकी जो महफिल सजती है तो इसमें ऐसा लगता है कि अभी 2 मिनट बाद ये लड़ने लगेंगे, क्योंकि उनका अंदाज बयां ऐसा होता है, वो जो गुफ्तगू करते हैं। तो हम हमेशा जब गुजरते तो हम यही सोचते थे कि अभी 2 मिनट बाद इनकी लड़ाई होगी, लेकिन वो लगता था कि वो मजाक ही कर रहे हैं। तो बात वही है रोमा कि हो सकता है वो मजाक ही कर रहे हैं और आपने उसको लड़ाई झगड़े में ही लिया हर साल हमने लिया था। बट बहरहाल एक अच्छा है कि इसको अपना कल्चर, अपनी चीजों को अगर वो प्रमोट कर रहे हैं तो नाइजीरिया में बहुत सारे हालात अगर हम देखें तो बहुत सारे हालात भी खराब है, उसके बावजूद वो इस चीजों के इनकाद जब होते हैं तो एक नई सी चीज जो है, एक नई चीज जन्म लेती है। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा इकदाम है जिन्होंने लिया और काम हो रहा है खवातीन को आगे लाने के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया। इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ जाएंगे। हरमीत, दुनिया का पहला क्रिसमस का SMS टेक्स्ट मैसेज तो था, आपको कुछ आइडिया है वो कितने करोड़ों में, लाखों करोड़ों में नीलाम हुआ है? तो जरा गेस देना, क्लू दें, फिर मैं आपके साथ बाकी की स्टोरी शेयर करूंगी। भारी टेक्स्ट था ये, छोटा था बिल्कुल ही, और मैं बट एनीवेज, तारीख का पहला तारीखी SMS मैरी क्रिसमस जनाब 2,68,00,000 रुपए में नीलाम हुआ है और बरतानवी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट नील पॉपवर्थ ने 3 दिसंबर 1992 में अपने कंप्यूटर से मैरी क्रिसमस का एक टेक्स्ट मैसेज बरतानवी कंपनी को भेजा था और ये पैगाम मौसूल करने वाला जो शख्स था उसने 2 किलोग्राम वजनी और बीटेल फोन पर इसको रिसीव किया था। और अब जनाब ये जो टेक्स्ट मैसेज है वो इतने बड़ी अमाउंट में नीलाम हुआ है। वाह वाह हो गई सर। वो मैं जब आया था ना तो पाकिस्तान पढ़ने के बाद 1990 में, उसके बाद 1-2 साल के बाद फोन जरा थोड़े से पॉपुलर बाहर से आने शुरू हुए थे, बाहर के मुल्कों में भी थे जो कहते थे कि मुस्तकबिल में ये मोबाइल फोन बनेगा। वो बड़ा भारी किस्म का सेट हुआ करता था, पूरे ही सेट उठा के कंधे के ऊपर लोग लेके चला करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ा सा मतलब एक इतने बड़े साइज में आ गया, उसको एंटेना लगा होता था। ये अब जो जेब में आना शुरू हुआ ना स्मार्टफोन, ये तो बहुत ही बात की बात है, लेकिन पहले उसी तरह के होते थे। तो वो टेक्स्ट है मैरी क्रिसमस जो उन्होंने भिजवाया और बीटल टाइप वो जो है वो उससे रिसीव किया 2 किलो, मतलब आप देखें ना तो कि इतना हेवी 2 किलोग्राम वजनी उस फोन पर इसको रिसीव। हमारी जो हीरोइन है ना फिल्मों की, उनको बड़ा शौक होता था उस जमाने में उस तरह के फोन लेके फिरने का। पता नहीं उन्होंने किसको कॉल करनी होती थी या किसकी कॉल आती थी और वो आवाज दिया करते थे। स्पेशल बंदा इसके लिए रखना पड़ता था या अमूमन वो मामू जी कहा करती थी, मामू जी मेरा फोन तो देना, मामू जी साथ आए होते थे। अभी हम अगली स्टोरी की तरफ जाएंगे। हरमीत, मैं आपसे आपकी एज नहीं पूछूंगी क्योंकि ये अखलाकियात के थोड़ा सा खिलाफ है, बट ये बताएं इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते कितनी जमीनें बना चुके हैं आप? हर चीज हरमीत से पूछ रही है। जमीनें ये किस उम्र में आपने बनाई? यही जमीन है, बस हम चलते जा रहे। नहीं, मतलब आपने जो अपने प्रॉपर्टी बनाना शुरू की वो चलेंगे, ये बता दें किस उम्र में आपने पहली कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी खरीदी के ये कल मेरे पास अब आपने मुझसे कल नए वाले मेरे दरवाजे पे खड़े होंगे तो बेटर ना पूछे ऐसे सवाल। आप इतने बड़े बड़े असासे फिर नाना बताएं। बड़े नहीं वे सवाल हम हरमीत से बात कर रहे हैं, कोई शरीफ खानदान से नहीं कर रहे कि नैब पीछे पड़ जाएगा कि जी आपके असासे के सर नैब से भागे हुए। हमारे पास जो स्टोरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी है जनाब। ऑस्ट्रेलिया एक बच्ची है 6 इयर्स ऑफ एज, जिसने अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर एक जमीन खरीदी है मेलबर्न के साथ। एक मजाफाती इसका इलाका है, क्लाइड इसका नाम है। बच्ची भी आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं जनाब। इस बच्ची जिसका नाम रूबी है, अपने 2 बहन भाइयों के साथ इसने जमीन खरीदी और उस पर बने मकान की जो कीमत है वो $6,71,000 है। और 6 साल ऑस्ट्रेलियाई बच्ची ने 11 करोड़ रुपए मालियत का घर जो है वो खरीद लिया है। और ये बच्चे जो थे, तीनों बहन भाई करते क्या थे कि अपने घर या उसकी सराउंडिंग्स में थोड़ा बहुत काम करते थे और $2,000 जो थे इन्होंने सेविंग्स किया। आहिस्ता आहिस्ता सालों इनको लगे, इन्होंने पैसे जमा किए और अब इन्होंने जमीन खरीदी है। तो जनाब वाह, दुनिया जहां फिर इससे अंदाजा होता है इस स्टोरी से कि भैया ये हमसे बहुत अच्छी है। जी समझ गई ना। हाँ, दुनिया जहां के बच्चों के लिए एक सबक है कि भाई आप अपनी पॉकेट मनी से अगर थोड़ा थोड़ा सेव करना शुरू कर दें तो आपकी सेविंग बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। आप जमीन तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ कर सकते हैं। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से कहीं बैंक में रखवा दें, उसको इन्वेस्ट करें, कहीं छोटी सी चीज खरीद लें जो कल को बेची जा सके, गोल्ड खरीद लें।
गोल्ड हमेशा कहते हैं बढ़ता चला जाता है, तो उस हवाले से मतलब इसको बहुत ही ज्यादा मैं कहता हूँ बच्चों के लिए एक सबक आमोज कहानी है ये कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा जी, अगली स्टोरी जो है मोइन अख्तर के बारे में, 72 साल की सालगिरह उनकी है, 72 साल मोइन अख्तर की। मोइन अख्तर बड़े बाकमाल आर्टिस्ट है, 1950 में इनकी पैदाइश हुई थी और जिन लोगों ने इनकी जोड़ी देखी है अनवर मकसूद के साथ, वो तो कमाल है, कमाल। ऐसे ऐसे रोल इन्होंने अदा किया, एक्टर, डायरेक्टर, थिएटर एक्टर, राइटर, कॉम्पेयर, आप जितनी भी बातें कहें वो इनके बारे में कम है। इंतहाई विटी, इंतहाई बदला संच और इंतहाई बदजस्ता अंदाज में डायलॉग अदा करने वाले हमारे साथी जो है, हमारे बहुत से एक्टर जो इस ज़माने में कॉम्पेयर हैं, उन्होंने सीखा है मोइन अख्तर से। और अब तक बात ये वो कहते हैं कि बदजस्तगी अगर आपने ठीक नहीं हो तो मोइन अख्तर की पुरानी वीडियो निकाल के देखें, मोइन अख्तर का पुराना जो क्लिप्स है वो देखें। रोज़ी इनका एक ड्रामा था, मैं अभी तक उसको याद करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मतलब ऐसा कमाल परफॉर्म किया इन्होंने। ये एक अंग्रेजी फिल्म थी जहाँ से हरमीत इन्होंने इंस्पिरेशन ली थी, जी। और उस अंग्रेजी फिल्म को इन्होंने उर्दू में ढाला, जो उर्दू में ढाल के वो रोल इन्होंने अदा किया। टेलीप्ले था पाकिस्तान टेलीविजन का, बड़े ही कमाल। उसके अलावा आंगन टेढ़ा, हाँ, सचमुच इनका एक ड्रामा था। और मुझे ये भी याद है कि मतलब आज भी अगर इनके वो आप ड्रामास देखें तो वो आज भी देखने में जो मजा आता है ना, वो शायद हमारे आजकल के ड्रामा उस लेवल के नहीं है। जब आप पुराने ड्रामास, स्पेशली मोइन अख्तर साहब के ड्रामास देखें, सो वो इतना आप एंजॉय करते हैं जिसकी कोई हद नहीं होती। सो हमारी जो स्टोरीज है ना, वो इस हवाले से कि अदाकार मोइन अख्तर की 72वीं सालगिरह पर गूगल ने डूडल से शानदार खराज तहसीन मोइन अख्तर साहब को पेश किया है। हरमीत, आप कोई कॉमेंट ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल, रोज साहब ने दुरुस्त फरमाया कि अगर हम आज भी देखें और जो सोशल मीडिया पे क्लिप्स जो आज भी वायरल होते हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जरिए, वो आज भी हम महसूस होते हैं। जो डायलॉग की डिलीवरी थी या जिस तरह कैरेक्टर में जिस तरह वो ढल जाते थे और कैरेक्टर को निभाना, उनसे बंदा सीखे। और जिस तरह अनवर मसूद साहब के साथ उनके जितने प्रोग्राम हुए उसमें काफी मैंने देखे हुए हैं, तो बड़ा मजा आता है कि कैरेक्टर, और फिर वो उसमें खासकर वो बंगाली का कैरेक्टर जो था वो बड़ा काफी मशहूर था, तो वो मुझे बड़ा उसका एक अलग स्वाद आता है। तो कमाल है भाई, उन्होंने जो काम किया आज भी हम उनको देख के वो सारी चीजें सीख रहे हैं। क्लिप की बात हो रही है, बहुत सारे ऐसे अदाकार है कि उनको जी ये टिपिकल स्टाइल था स्टैंड अप कॉमेडी का। स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पे भी मोइन अख्तर ने अपना बड़ा नाम कमाया है। मुझे याद है जब दिलीप कुमार साहब पाकिस्तान आए थे, उनको अवार्ड दिया गया था, तो उस वक्त मोइन अख्तर ने टेलीविजन के ऊपर एक प्रोग्राम की मेज़बानी की थी, वो भी यादगार तरीन है। यूट्यूब के ऊपर वो मौजूद है, आप जो देख रहे हैं प्रोग्राम उसको सर्च करें, जरा जाके देखें, आपको बहुत इंजॉय करेंगे। और लूज स्टॉक पे जितनी भी तारीफ की जाए कम है मोइन अख्तर के, इतने ज्यादा इस लेजेंडरी अदाकार ने बहरूप बदले हैं कि हैरान होता है। और हर रूप में इन्होंने अपनी जबान मुनफरद रखी है, अपना स्टाइल मुनफरद रखा है। अभी देखा जाए तो 1950 से 72 बरस के आज वो होते, जरा जल्दी चले गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन, आमीन। और मतलब हमने अपने तौर पर कोशिश की कि उनको एक ट्रिब्यूट पेश किया जाए, आपको क्लिप भी दिखाया। अभी हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। बिल्कुल, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनेटर फैसल वाडा के खिलाफ नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया है। और जो समाअत हुई है, लास्ट समाअत गुज़श्ता रोज हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने समाअत की और फैसल वाडा के खिलाफ जो नाअहली केस है, इस पर तमाम फरीकैन के जो दलाइल थे वो मुकम्मल कर लिए गए। और इस मौके पर देखा जाए तो फैसल वाडा साहब के जो वकील हैं बैरिस्टर मोईद, उन्होंने जब हतमी दलाइल का आगाज किया तो इस मौके पर उन्होंने फैसल वाडा का जो पैदाइशी सर्टिफिकेट है वो कमीशन के रूबरू पेश किया। और इस सर्टिफिकेट के मुताबिक जो फैसल वाडा साहब है वो अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में पैदा हुए हैं। और उनका ये भी कहना है कि जब उन्होंने अपने कागजात नामजदगी सबमिट कराए हैं, सो उन्होंने पासपोर्ट जो था गैर मुल्की अमेरिकन पासपोर्ट उसको मनसूख करवा दिया था। जी सर। हाँ, वहां पे सिर्फ बात यही आ रही है कि उनसे सवाल यह किया गया कि
जो पासपोर्ट वापस करना है या मनसूखी होनी है, क्या इसका मतलब यह है कि पैदाइशी हक भी अपना खत्म कर दिया, यानी क्या वो अब सिटीजन नहीं रहे? इसका अभी तक मेरे ख्याल में कोई सबूत अपने पास मौजूद नहीं है। इसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ दरखास्त गुजार जो है कादिर मंजू खेल साहब वो मौजूद हैं, उनसे चल के डिटेल लेते हैं इसकी केस की। अस्सलाम वालेकुम कादिर साहब। वालेकुम सलाम। सर आप दरखास्त गुजार हैं कादिर साहब, तो ये फरमाइए कि फैसल वाबदा की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जी उन्होंने पासपोर्ट वापस कर दिया और उनको नादरा का कार्ड भी जारी हो गया, तो इस हवाले से फिर आपकी पिटीशन जो है उसमें कितना ज्यादा जोर रह जाता है? बहुत शुक्रिया रूफ साहब। 2018 में जब मैं इसी हल्के से फैसल वाडा साहब के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तरफ चल रहा था, तो उस वक्त मैंने एतराज उठाया था और उस वक्त के रिटर्निंग अफसर ने यह बताया कि फैसल वाडा साहब ने मुझे पासपोर्ट दिखाया जो कि कैंसिल भी है, पंच भी है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोफार्मा जारी किया था, उस प्रोफार्मे के तहत पूरा आपको नेशनलिटी और एसेट सारी चीज डिक्लेयर करनी थी। उसकी लास्ट डेट थी 11 जून 2018। फैसल वाडा साहब ने जो नेशनलिटी की दरखास्त दी वो 18 जून दी है और नेशनलिटी वो सरेंडर हुई है उसकी 25 जून 2018। उसके बाद मुसलसल जो केस चल रहा था सिंध हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन में, तो आखिर में मार्च 2021 में फैसल वाडा साहब ने वो नेशनलिटी वो जो कौमी असेंबली की सीट थी वो छोड़ दी है, जिस पे दोबारा इंतखाब हो गया और दोबारा इंतखाब में मैं रुकन कौमी असेंबली पीपल्स पार्टी की तरफ से मुंतखब हो गया। मगर चूंकि उसने जो वायलेशन की उस एफिडेविट की सुप्रीम कोर्ट का, वो केस चल रहा था। अब वो केस चलने के साथ साथ जो कल आखिरी दलाल हुई, इससे पहले 50,000 रुपए कॉस्ट भी लगा चुका है इलेक्शन कमीशन और 23 पेशियां हुई टोटल इस केस में भी। और उसके बाद हमने उनके सामने ये कहा कि जो अमेरिकन कॉन्सुलेट है उनको मैंने अपने जो लॉयर है उनके जरिए मैंने एक खत लिखा था कि उसे ये कहा कि ये जो एफिडेविट है ये इसकी आप तस्दीक करें या उसकी तरदीद करें। तो अमेरिकन कॉन्सुलेट ने जवाब मुझे दिया है कि हम किसी इंडिविजुअल को जवाब नहीं दे सकते हैं। तो मैंने सेक्शन 4 और 5 के तहत इलेक्शन कमीशन में एक दरखास्त दायर की कि चूंकि आप एक अदारा है, मैं आम सा आदमी हूं, आप इसे जवाब तलब करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वो मुस्तरद के जवाब उनसे नहीं तलब किया। और कल दोबारा मैंने जब इलेक्शन कमीशन के सामने कहा, फैसल वाडा साहब कह रहे कि ये एफिडेविट, ये जो नेशनलिटी के डॉक्यूमेंट्स है ये झूठे हैं, तो मैंने इलेक्शन कमीशन के सामने ये ऑफर की है कि आप इसकी तस्दीक करा दे। अगर ये झूठे साबित हुआ है तो एज ए रुकन कौमी असेंबली आप मुझे नाइल कर दे और मैं वादा करता हूं कि मैं उसकी अपील भी नहीं करूंगा। इससे बढ़ के बात तो नहीं हो सकती है। तो इलेक्शन कमीशन ने इसे क्रॉस क्वेश्चनिंग किए और क्रॉस क्वेश्चनिंग में नाकाम हो गए। फिर मैंने इलेक्शन कमीशन में जब एज ए सेनेटर ये इसने फॉर्म जमा किए थे, मैंने वो फॉर्म की कॉपी दिखाई है कि कौमी असेंबली के फॉर्म में इसने लिखा नॉट एप्लीकेबल, और उसी के साथ आरोप जो ऑर्डर था, तो मैंने कहा इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाए। उसको भी आप एक तरफ रख ले। जब सेनेट के इलेक्शन में इन्हें फॉर्म जमा किए, वहां उन्होंने कहा कि मैंने नेशनलिटी छोड़ दिए 2018 में, तो मैंने इलेक्शन कमीशन को बता दिया कि झगड़ा सिर्फ डेट की है। अगर 11 जून 2018 लास्ट डेट थी, अगर 10 जून की इसने नेशनलिटी छोड़ी है तो ये केस डिस्क्वालिफिकेशन का नहीं बनता। और सादिया अब्बासी का केस सुप्रीम कोर्ट के एक मशहूर केस है, वो आपके सामने है। उसने 4 दिन बाद नेशनलिटी छोड़ी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटो लेके उसको डिस्क्वालीफाई किया था, हारून अख्तर साहब को और सादिया अब्बासी साहब का। तो मैंने इलेक्शन कमीशन को यह बताया कि जब ये तारीख छुपा रहा है तो यही गड़बड़ है, इस वजह से कि अगर तारीख उन्हें 11 जून 2018 से पहले की है सरेंडर करते तो ये इश्तिहार लगाते, इसका मतलब उसके बाद दाखिल की है, ना वो जवाब देते थे ना वो किसी तौर पे आते थे। तो इलेक्शन कमीशन ने तमाम दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर दिया, किसी वक्त भी आ सकती है और मुझे 100% यकीन है कि फैसला हमारे हक में आएगा। ठीक है जी हरमीत। अच्छा सर, अगर हम देखें फैसल वाडा साहब कल भी कह चुके थे, मुख्तलिफ प्रोग्राम में भी कहते आ रहे हैं कि जो मामलात है उसे जानबूझकर घसीटा जा रहा है और वो अपनी जो सारी चीजें हैं नेशनलिटी के हवाले से वो पहले भी जब कागजात नामजदगी हो रही थी तब भी उन्होंने सारी चीजें जाहिर की थी, अब उसे वैसे ही घसीटा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि केस आप जाहिर बात आप फॉलो कर रहे हैं, दरखास्त गुजार हैं, तो ऐसे में कल फैसला भी महफूज किया गया है, तो क्या रिजल्ट आपको नजर आ रहा है? क्योंकि फैसल वाडा तो काफी पुरुमीद नजर आ रहे थे कल। देखिए, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, झगड़ा सिर्फ तारीख का है। 11 जून 2018 की डेट की लास्ट डेट पे जो सुप्रीम कोर्ट का प्रोफार्मा जमा करना था, उसमें उन्होंने अपने एसेट्स और नेशनलिटी शो करनी थी, उसने शो नहीं किया है। उसने 6 दिन बाद या हफ्ता बाद वो नेशनलिटी छोड़ी थी।
मेरा 3.5 साल से इलेक्शन के कमीशन के सामने मेरे जूते घिस घिस के जो मैं अल्फाज अदा कर रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ने एक बात भी नहीं मानी। मैं सिर्फ ये कह रहा कि 2 अल्फाज फैसल वाड़ा साहब कह दे कि भाई ये मैंने फला तारीख को छोड़ी थी, और ये कल ऑर्डर में भी, पिछले तारीख में भी और 21 जनवरी 2021 के ऑर्डर में भी बाकायदा इलेक्शन कमीशन से पूछा कि आप ये बताओ आपने नेशनलिटी कब छोड़ी, तो उसने दाएं बाई की बात की है। मेरा आज भी यही सवाल है कि अगर वो 11 जून से एक दिन भी पहले है तो डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं आता है। अगर वो 11 जून 2018 के एक दिन बाद भी नेशनलिटी छोड़ी है तो वो सुप्रीम कोर्ट का एक पेडी 2018 बड़ा वाज़ेह है। अरुण अख्तर साहब जो सेनेटर थे और सादिया अब्बासी का इसी बात पे कि उन्होंने 4 दिन बाद सेनेट के इलेक्शन के बाद नेशनलिटी छोड़ी थी, तो बड़ा वाज़ेह केस है। फैसल वाड़ा साहब तो बहुत कुछ कहेंगे, उसके पीछे मैं क्या बोलूं। ठीक है। अच्छा सर, ये भी फरमाइएगा, ठीक है फैसला महफूज हो चुका है, बट आपके ख्याल में जिस तरह फैसल वाड़ा साहब भी खासे पुरुमीद हैं, बट ये जो केस है वो क्या रुख इख्तियार कर सकता है, एक्सपेक्टेड फैसला, मतलब आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का वकील इलेक्शन कमीशन के पास कोई रास्ता ही नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, 3 मरतबा बात कर चुका हूं, 11 जून से पहले अगर एक दिन भी इसने छोड़ी है तो डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं आता है, और अगर एक दिन बाद भी इसने छोड़ी है जिसके सबूत मैंने दिए हैं, फैसल वाड़ा साहब डिनाई करे, तो मैंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आपके सेक्शन 4 के तहत आप उसकी वेरिफिकेशन करा, इसका फैसला मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हो। मगर इलेक्शन कमीशन ने कहा हमने जो जवाब पूछना था हमने पूछ दिया। इलेक्शन कमीशन ने उससे पूछा सवाल कि आपने कब छोड़ी, उससे जवाब नहीं दिया, तो वो सारे रिकॉर्ड का हिस्सा है। इस वजह से मैं पूरी उम्मीद हूं कि 100% फैसला मेरे हक में होगा, और ये सेनेट का सीट भी पीपल्स पार्टी की झोली में जाएगा, इस वजह से कि हमारे पास सिंध में 99 एमपी है और ये सीट निकली है 40 एमपी पे। अच्छा, ये फरमाइए कि ये जो इतनी ज्यादा पेशियां हो गई, एक तो इसकी 1.5 साल तक चलने की वजह क्या थी? क्या ये जल्दी नहीं हो सकता था फैसला? मेरे मोहतरम रऊफ साहब, 1.5 साल नहीं है, 1.5 साल तो इस एप्लीकेशन को है, सेनेट का 3.5 साल से मैं केस चला रहा हूं। ये समझ लो कि 18 जून 2018 से पहले की मेरी दरखास्त रिटर्निंग अफसर से लेके सिंध हाईकोर्ट के 3 पिटिशनर से लेके और इस इलेक्शन कमीशन तक 3.5 साल तक में ये केस चलो, वो कि उसने कौमी असेंबली की सीट बीच में छोड़ दी है इस डर से कि मैं डिस्क्वालीफाई अगले सेनेट के लिए ना हो जाऊं। लेकिन जारी बात है, कानून है, इलेक्शन कमीशन का रूल है कि एक मरतबा आपने झूठ बोला, आपने जो अपनी डिक्लेरेशन में आपने अपनी नेशनलिटी छुपा ली है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह एफिडेविट है, तो उस जद में तो ये आएगा। मैं नहीं समझता, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, ना इलेक्शन के पास ना अदालत के पास, कि वो डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। ठीक है जी हरमीत। अच्छा सर, अगर हम देखें, चलो ये तो फैसले का इंतजार करें, लेकिन साथ साथ अगर बल्दियाती इलेक्शन पे थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। कादिर साहब बड़े मुश्किल से आप मिले हमें। सर देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी मायूस कारकर्दगी रही है पीपल्स पार्टी की, बिलावल भुट्टो साहब भी काफी नाराज नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना होगा आगे? कई अजला में इलेक्शन होने वाले हैं जहां पे हमने देखा है, क्योंकि उस अजला में से पीपल्स पार्टी के काफी वर्कर भी मौजूद है, तो उनके लिए क्या हिकमत अमली आप लोग अपना रहे हैं? देखिए, बिलावल भुट्टो साहब बिल्कुल नाराज नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब को पता है, और बिलावल भुट्टो साहब को ये भी पता है, आपको भी पता होना चाहिए कि हमने इंप्रूव किया है। लाहौर के इलेक्शन, खानेवाल के इलेक्शन के साथ साथ हमने पेशावर भी इंप्रूव किया है। उसकी तफसील ये है, पहले तो आप इस चीज को नजर आइए, खैबर पख्तूनख्वा का कंप्लीट इलेक्शन नहीं है, ये 2 जोन है, साउथ और नॉर्थ। साउथ जोन जो है पीटीआई और एमएनए करता है, नॉर्थ जोन जिसमें चित्राल, मलकन, बीर, मासरा, अब्ताबाद, ये है न्यू लिकर पीपल्स पार्टी का गढ़। तो अब जो उनका गढ़ था वहां भी, और फिर पेशावर जहां 9 साल से उनकी हुकूमत है, जहां 11 एमपी है और 5 एमएनए उनके बैठे हुए, वहां पीपल्स पार्टी ने 47,000 वोट लिए है। गो के जमीयत जीती है, मगर वो जमीयत अकेली नहीं जीती है, वो हमसे 11,000 वोट ज्यादा है, मगर वो पूरा पीडीएम लड़ी है। न्यू लीग, शेरपाल और नूरानी साहब की पार्टी समेत ये 9 पार्टियां इलेक्शन लड़ चुकी है, वहां पे वो हमसे 11,000 वोट है। तो हमने तो अपने वोट जो है इंक्रीज किया है। और तो थोड़ा सा पहले चले, जो 6 महीने पहले या 4 महीने पहले जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ, पिशावर कंटोनमेंट के जो 5 सीटें थे, 5 में से पीपल्स पार्टी ने 2 सीटें जीती है, पीटीआई की 1 सीट। और थोड़ा सा अगर मैं कराची अपनी होम ग्राउंड की बात करूं, कराची में कंटोनमेंट जो कलेक्टिंग बोर्ड है, वहां 10 सीटें हैं, जहां सदर पाकिस्तान, जहां गवर्नर सिंह, जहां फैसल वाडा, जहां अली जैदी समेत अली मादिर शेख समेत 19 रहनुमा रहते हैं। वहां पीपल्स पार्टी की 4 सीटें और पीटीआई की सिर्फ 2 सीटें। उसके बाद आप लाहौर की तरफ आ जाए, वहां NA 133 में
पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के थे 5,500 वोट, इस मरतबा पीपल्स पार्टी के 32,313 वोट है। तो हम तो खुश है, खाने वाले में भी हम तीसरे में, खाने वाले में भी हमने डबल वोट दिए। अगर आप पीटीआई को और मूल्य को देखे, उनको अपने वोट आधे हो गए और हमारे डबल हो गए, तो बिलावल साहब बिल्कुल खुश है, कोई खफा नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कादिर मंदुखल साहब हमारे साथ मौजूद है। हरमीत वापस वक्त खत्म हो चुका है। इस हवाले से कादिर साहब की आगे काफी होपफुल ये भी है, उधर फैसल वावडा साहब भी खासे पर उम्मीद है। लेट्स सी, एक जो बात सारी गुफ्तगू में मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि इनका ख्याल ये है कि सेनेटर की नशस्बिया फैसल वावडा के हाथ से जाएगी और पीपल्स पार्टी की झोली में आएगी। बिल्कुल सही है, उन्होंने जैसे कहा ना कि सारा मसला डेट का है। 11 जून की चूंकि डेट है, 11 जून से अगर एक भी दिन पहले उन्होंने अपने सरेंडर कर दी नेशनलिटी, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। लेकिन अगर 11 जून के बाद की है, जैसे उन्होंने कहा वो डेट एक हफ्ते बाद की है, उस सूरत में उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है और उस सूरत में उनको सेनेटर की सीट से भी हाथ धोने पड़े। बिल्कुल ठीक हो गया। सो व्यूअर्स, इसी के साथ ही हम एक ब्रेक पर जाएंगे, हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, हम देखते हैं गर्मियों में लोड शेडिंग जोरों पर होती है। जिस तरह से अब हम देख रहे हैं सर्दियों में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है, गैस लोड शेडिंग बहुत ज्यादा होती है। सिमिलरली अगर हम गर्मियों को देखें, लोड शेडिंग बहुत ज्यादा होती है। और लोड शेडिंग के साथ साथ एक और बड़ा मसला है, मौसम कोई भी हो, महीना कोई भी हो, हर महीने हम देखते हैं बिजली के नर्ख में भी इजाफा हो रहा, तो आवाम काफी ज्यादा परेशान। यही देखना चाहिए, ना सिर्फ ये कि लोड शेडिंग है बल्कि रेट्स बहुत ज्यादा हो गए। अभी हाल ही में तकरीबन ₹5.25 फी यूनिट उन्होंने बढ़ाए हैं और वो उसका इलाज एक ये बताया जा रहा है कि आप सोलर पैनल लगाएं। सोलर पैनल बिल्कुल। और हम देख रहे हैं कि लास्ट 2 साल से पाकिस्तान में सोलर पैनल्स हम बहुत ज्यादा देखते हैं। आप अक्सर पोश इलाकों से स्पेशली गुजरे तो घरों की रूफ्स पे लगे होते हैं सोलर पैनल्स, और इनका जो रुझान है, ये जो रूफ्स पर काम पहुंचा है, ये लास्ट 2 साल की सारी बात है। सोलर एनर्जी के थ्रू बिजली जनरेट करने पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। बट ऑब्वियसली हमारे जो लोग हैं, जो इंटरनेशनली भी लोग हैं, वो रोज बरोज अगर हम देखें तो नित नई चीजें जो है उनको इजाद भी कर रहे हैं, दरियाफ्त भी कर रहे हैं ताकि ऑल्टरनेटिव अच्छा हो और सस्ता भी हो। सो इसी हवाले से मुल्क में शमसी तवानाई का एक और हल दरियाफ्त किया गया है। और इसमें होगा क्या कि जो शीशे की खिड़कियां हैं और जो रोशनदान है, उनसे बिजली बनाई जाएगी। बट ये कैसे बनाई जाएगी, ये हमें एक्सपर्ट ही बताएंगे, और ऑब्वियसली जिनका प्रोजेक्ट है वही बताएंगे। और हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद है, बेसिकली ये काम तमाम करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, बट अब इनका ख्याल ये है कि पाकिस्तानियों की मुश्किल भी आसान की जाए। सो इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद है सोलर एनर्जी एक्सपर्ट महमूद ताहिर। महमूद, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। बताइएगा ये प्रोजेक्ट क्या है, और सोलर पैनल्स का तो हमने सुना है, बट शीशे की खिड़कियों से, रोशनदानों से कैसे बिजली जनरेट की जा सकती है? थैंक यू फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इस टेक्नोलॉजी को जो है वो सिग्स टेक्नोलॉजी बोलते हैं। सिग्स मीन के कॉपर, इंडियम, गैलियम सेलेनाइज्ड। ये भी एक किस्म की थिन फिल्म होती है जो किसी भी ग्लास के अंदर जो है वो लग जाती है, और वो इट्स काइंड ऑफ सोलर सेल। तो उससे ये है कि ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ये आप कहीं पे भी टेबल्स पे, विंडोज़ में, छत पे, इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आप लगा सकते हैं। और नॉर्मल ग्लास जो टेबल पे ये लगा हुआ है, इसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इवन ऑन द रोड्स। इस ग्लास को ये जो लगा हुआ है, ये कहीं आउटडोर में हो जी, तो इसको भी एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो इवन के जो रोड्स हैं, जो वो तो हमने पढ़ा है कि रोड्स अब ऐसी बन रही हैं जहाँ पूरी सोलर एनर्जी वहां से प्रोड्यूस हुआ। बिल्कुल। और ऐसे जो बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग है, वहाँ पे आप बाहर जो नॉर्मल ग्लास लगाते हैं, वो आप ये ग्लास लगा लें, और इसको आप ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, 10%, 20%, 100%, ये अप टू यू। और इसके अलावा इसका कलर्स जो है वो भी आपकी चॉइस है। इसको गोल्ड कर लें, ब्लू कर लें, रेड कर लें, जो मर्जी कलर आप करना चाहें इसको कर सकते हैं। कौन सा रंग से ज्यादा जो है वो एनर्जी को, रेड ज्यादा करता होगा? नॉर्मली ब्लैक जो है वो अच्छा लगता है। इवन इन सऊदी अरेबिया सम पीपल दे हैव गोल्ड कलर, वो लगाते हैं। अच्छा, मैं ये प्रोजेक्ट को मजीद थोड़ा सा आपसे समझना चाह रही हूँ। ठीक है, आपने बता दी, बट इसकी जरा मजीद डिटेल्स बताएं ना। मतलब शीशे के जरिए फिर जो ग्लास है वो इंडोर लगेगा, आउटडोर लगेगा, थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिए। देखिए, जो ग्लास, क्योंकि ये सोलर सेल्स हैं, तो ये आउटडोर एप्लीकेशन है कि इंडोर नहीं है, क्योंकि इसने जनरेट करनी है इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सन।
तो लगेगा तो ये आउटडोर ही, मगर ये है कि इसमें इसका कोई एंगल होना ज़रूरी नहीं है। आप इसको 90 डिग्री एंगल्स पे भी लगा सकती हैं। नॉर्मल जो सोलर सेल्स हैं उनको एक 25 डिग्री पे लगाना पड़ता है, मगर इसको आप स्ट्रेट भी लगा सकते हैं जो मर्जी, और इसको बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज के अगर हीट है वहाँ पे तो फिर उससे ये एनर्जी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और इसका सिंपल है, ये सिंपल टेक्नोलॉजी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह नॉर्मल सोलर पैनल्स प्रोड्यूस करते हैं ये भी सोलर सेल्स हैं, मगर ये एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। जैसे मैंने बताया अब जो पूरी दुनिया में 3 तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये जो है ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, मगर अगर हम कंपेयर करें जिस तरह नॉर्मल ग्लास हमने बिल्डिंग के बाहर लगाने हैं उनकी कॉस्ट होती है, अगर हम उनकी कॉस्ट माइनस कर दें तो इट्स इवन चीपर कि ये वाले सेल्स जो हैं और इससे पूरी बिल्डिंग आपकी जो है वो सोलर में कन्वर्ट हो जाती है। कितनी अच्छा, वैसे हाँ चले अगर हम देखें तो घर को चलाना है, अब घर में पूरा सिस्टम चलाना है, तो हमने अमूमन देखा है कि ज्यादातर जो नॉर्मल हम सोलर की बात करें तो उसमें 2 ही लगा लेते हैं हम लोग, छत पे लगा लेते हैं, तो घर के कई सारी चीजें जो है वो चलती जाती है। तो इसका क्या तरीकाकार होगा, कितनी जरूरत होगी घर में अगर किसी ने फैन चला रही, क्योंकि जाहिर बात है गर्मियों में फैन की ज्यादा जरूरत होती है, एसी अगर लगाना है बड़े उस पर भी तो हो सकता है, तो उसके लिए क्या कितने वो होगा, एक्सपेंसेस कितने आएंगे, और साथ साथ में उससे डबल होगा या कम होगा जो सोलर नॉर्मल शीशे हम लगाते हैं? देखिए, जो अगर हम घर की बात करें तो इसमें यह है कि अगर तो घर में वो नॉर्मल टाइल्स लगी हुई हैं तो उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होगा। मगर अगर हमने कोई नई स्पेस क्रिएट करनी है इस प्रोजेक्ट के लिए, फिर वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल जो सोलर पैनल्स लगते हैं। तो ये वाले जो रिकमेंडेड हैं ये मोस्टली हम रिकमेंड करते हैं जहाँ पे ये टाइल्स लगती हैं घरों में, क्योंकि उनको नॉर्मल टाइल्स लगाने के बजाय ये लगा देंगे, और इनकी जो है वो 25 ईयर्स ऑलमोस्ट लाइफ टाइम वारंटी होती है, डस्ट प्रूफ है, हीट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। ये फर्श की आप कह रहे हैं? नहीं, जो छत पे जो टाइल्स जो अभी यहाँ पे देखेंगे ना, जो कर्वी टाइल्स लगी होती हैं जिस तरह की, वो वाली, या फिर इनको कहीं बिल्डिंग में, जिस तरह आपकी बिल्डिंग है बाहर ग्लास लगा हुआ है ना, तो इसको नॉर्मल ग्लास की रिप्लेसमेंट में हम लगा सकते हैं। ग्लास किसी भी किस्म का हो सकता है? हाँ जी, इसका कोई भी कलर, आप जो कलर बोलेंगे हमें हम उस कलर में बना देंगे। अगर हमारे घर में भी कोई ग्लास है तो वो भी यूज हो सकता है, एज लॉन्ग एज के वो आउटडोर है, ठीक है, क्योंकि सनलाइट हमें चाहिए। सनलाइट चाहिए। अच्छा, ये बताइए, अमूमी तौर पर ये देखा गया है कि मेरे घर में भी सोलर लगा हुआ है, लेकिन गर्मियों में वो ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करता है, सर्दियों में कम करता है। इसकी क्या वजह होती है? जब सर्दियों में कम होगी, जरूरत ज्यादा होगी, तो फिर क्या करेंगे? मतलब तो इसमें क्योंकि जो सोलर पैनल्स है ना, वो आइडियल टेम्परेचर होता है 25 डिग्री, ठीक है, 25 डिग्री टेम्परेचर पे और सनी होगा तो फिर वो मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है ना उनकी निकलेगी। और ये वाली जो टेक्नोलॉजी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें देखें सोलर पैनल्स में जो है ना सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, जो इसका 25 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाए या नीचे जाए, ये लॉसेस होते हैं। तो जो लॉसेस को कम करने के लिए इस टेक्नोलॉजी में इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंसी, कि जितना टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर जाएगा, ठीक है, इसमें लॉसेस कम है कंपेयर टू जो नॉर्मल सोलर पैनल्स आपके घर पे लगे हैं ना, उनका जो -34% लॉस होता है, इसमें -24% लॉस होगा आपका, कि इस जैसे ही टेम्परेचर, क्योंकि आइडियल टेम्परेचर तो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बेसिकली आपका अपना आइडिया है, अपना प्रोजेक्ट है? नहीं, ये हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, ये चाइनीज कंपनी जिसके साथ हम काम कर रहे हैं उनका प्रोजेक्ट है। और ये पाकिस्तान में ये कब तक बहुत कॉमन हो जाएगा? क्योंकि सोलर हमने देखा जब आया उसमें कॉमन नहीं था, अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें कॉमन हो रही हैं, लोगों के एक्सेस में आ रही हैं, बजट में आ रही है, गो के अभी भी महंगाई है। सो इस हवाले से बताएं कि ये चीज हम कब कॉमन देखेंगे? देखिए, कॉमन इंशाल्लाह हम इस पे फुली जो है वो काम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर के एंड तक हम इसको लॉन्च भी करेंगे। कितना है खर्चा? खर्चा देखिए, खर्चा इसमें नहीं है इतना। अगर आप नॉर्मल ग्लास लगा रहे हैं तो ऑलमोस्ट अगर 20-30% या 40% आप एक्स्ट्रा लगाते हैं, उसमें आपको सोलर मिल जाएगा। आपको ग्लास तो मिलेगा ही, मगर आपको एनर्जी भी मिलेगी, आपकी सेविंग जो है वो आपने नॉर्मल सोलर सिस्टम लगाना है, उस पर लेट्स से कि अगर आपने 1 मिलियन लगाना है, अगर आप 1.5 मिलियन इस पे लगा लेंगे, इससे आपकी ग्लास की रिक्वायरमेंट भी कवर हो जाएगी
प्लस आपको सोलर एनर्जी। अच्छा, नॉर्मली हमने देखे सोलर पैनल्स मेंटेनेंस भी करवानी पड़ती है और उसको तो खर्चा भी है, इसका बताएं ड्यूरेबिलिटी कितनी है, कितने अरसे तक चलेगा, फिर मेंटेनेंस वगैरह उसकी क्या कॉस्ट है? देखिए जो अच्छे सोलर पैनल्स होते हैं वो उनकी 25 ईयर्स 30 ईयर्स की उनकी परफॉर्मेंस की वारंटी होती है। तो एज लॉन्ग एज के अगर ए ग्रेड सेल्स लगे हुए हैं, अच्छी क्वालिटी के पैनल्स हैं, तो उनको 30-40 ईयर्स चलना चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो हम देख रहे हैं कि लोग पैरेलल इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई थ्रू प्रॉपर चैनल इंपोर्ट नहीं कर रहे और लेबल्स यहाँ पे ही लग जाते हैं। तो उस चीज़ को जरा थोड़ा सा जो है ना अवॉइड करना पड़ेगा। एज लॉन्ग एज के अच्छे पैनल्स हैं, क्वालिटी के हैं, ए ग्रेड हैं, तो वो लाइफ टाइम ऑलमोस्ट चलेंगे। आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें आप कह रहे हैं लाइफ टाइम चलेंगे, यानी 25 से 30 साल तक तकरीबन उनकी वारंटी है। बिल्कुल। और ये टाइलों की सूरत में मैं दोबारा रिपीट करूं, आम आदमी को पता लग जाए, आप छत के ऊपर टाइलें जो लगाते हैं उसकी सूरत में भी हो सकता है, बाहर की तमाम तरफ अपनी खिड़कियों के ऊपर रोशनदानों पे जो शीशे लगाते हैं उनकी सूरत में भी हो सकता है। और इसके अलावा क्या अलग से सोलर पैनल इसके भी लग सकते हैं, या मतलब उसकी अगर कोई पहले से बना लिया हुआ किसी ने घर वगैरह तो उसको क्या करें? हाँ जी, उसको BIPV बोलते हैं कि बिल्डिंग इंटीग्रेटेड PV फोटोवोल्टिक। ठीक है कि अगर ऑलरेडी आपने ग्लास लगाए हुए हैं तो ग्लास के ऊपर आप इसको लगा सकते हैं। ग्लास के ऊपर लगा जी। ये क्या फिल्म टाइप की चीज है, क्या है मतलब? नहीं, ये भी ऑलमोस्ट ग्लास ही है, मगर ये कि एक ग्लास जो आपके ऑलरेडी लगा हुआ है ना उसके आगे एक इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और कितनी पावर तकरीबन ये प्रोड्यूस कर रहा होता है, मतलब एक आम 10 मरले का घर जो है उसके लिए कितना तकरीबन हो जाएगा? देखिए 10 मरले के ऊपर अगर हम विंडोज को और छत को सबको कन्वर्ट कर देते हैं तो ऑलमोस्ट 20 किलोवाट तक का जो है ना सिस्टम बहुत है ज्यादा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया महमूद, आपने हमें ज्वाइन किया। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक लेंगे, स्टे विद अस। थैंक यू। वेखे जाने हालात जितने भी वेखे जाने पर सानू इंसाफ चाहिए भाई, सानू इंसाफ, मेरे बच्चे का इंसाफ मैंने मिल जाए। व्यूअर्स, अगर हम पाकिस्तान में देखें तो हमारे मुल्क में बच्चों का जिनसी इस्तेसाल और जो बच्चे घरों में कामकाज करते हैं या किसी भी किस्म की मेहनत मशक्कत मजदूरी कर रहे होते हैं, वर्कशॉप्स पे काम कर रहे होते हैं, मोस्टली बच्चे या बच्चियां अगर घरों में काम कर रही होती हैं सो उनको किसी ना किसी तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। और ऑफ एंड ऑन हम ऐसे वाकयात मीडिया पर भी देखते रहते हैं। रोकथाम के लिए बहुत कुछ किया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली कवानीन मौजूद है, चाइल्ड लेबर कवानीन भी मौजूद है, बट उन पर इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं होती। अभी ये जो वाकया और जो कुछ विजुअल्स आपके साथ हमने शेयर किए, बेसिकली ये वाकया है पंजाब के जिला कसूर के शहर पत्तोकी का। यहाँ की रिहायशी बच्ची 8 साला बच्ची जिसका नाम मिसबा है, घरेलू मुलाजमा थी, जिसे मालिकान की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इस्त्री लगाई गई, इसके बॉडी पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात मौजूद हैं और इसको हलाक किया गया। अब जो वालिदैन हैं उनकी जानिब से FIR भी दर्ज करवाई गई है। और ये जो बच्ची है बेसिकली ये गुजरावाला के रिहायशी हैं मोहम्मद उस्मान, उनके घर पर ये काम कर रही थी। बाकी बच्ची की वालिदा की गुफ्तगू भी आपने मुलाहिजा की। ये वाकया पेश कैसे आया, इस वाकये की डिटेल्स क्या है, इस वक्त फूलनगर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहजाद हमें ज्वाइन करें। शहजाद, ये वाकया हमने कुछ पढ़ा भी, देखा भी, सुना भी, मीडिया की भी जीनत बना। इस वाकये की एग्जैक्ट डिटेल्स हमारे नाज़रीन के साथ हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा। आज देखलम की ये एक नई जो तारीख है वो रकम की गई है। मैं आपको बताऊं कि ये 8 साला मिसबा नामी बच्ची थी जो कि थाना सदर फूलनगर के इलाका घुमन के की रहायशी है और 5 माह कबल जो है इसको यहाँ से 3000 रुपए महाना जो कि इंतहाई कम उजरत बनती है, इसके एवज में जो है वहां पर गुजरावाला में ले जाया गया और वहां पे ये 5 माह से जो है घरेलू मुलाजमा के तौर पर काम कर रही थी। और 2 रोज कबल जो है जो मालकान है उनकी जानिब से बच्ची के वालिदैन को कॉल आई है कि आपकी जो बच्ची है वो शदीद बीमार है और आप लाहौर में जो एक निजी सोसाइटी है वहां पर आ जाए, आपकी बच्ची जो है वो बीमार है, उसको ले जाए। तो वालिदैन का कहना है कि जब वो वहां पर पहुंचे हैं तो उन्होंने देखा क्या है कि बच्ची की जो डेड बॉडी थी वो उनके हवाले कर दी गई, एम्बुलेंस में थी और उनको जो है बताया गया कि आपकी बच्ची जो है वो इंतकाल कर गई है। और वालिदैन ने जो है अपनी बच्ची को लिया और लेकर जब वो घर आए तो उन्होंने देखा कि बच्ची के जिस्म पर जो है वो निशानात थे, वहां पर गर्म करके जो इस्त्रियां लगाई गई थी और जो छुरियों के वार किए गए थे। तो वालिदैन ने जो है फौरी तौर पर थाना सदर फूलनगर पुलिस में जो है पुलिस को जो है इसकी दरखास्त दी और पुलिस ने जो
है अपनी रिवायती हठधर्मी और जो नाहली है उसको बरकरार रखते हुए 10 से 12 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जैसे ही मीडिया पर ये खबर जो है नशर हुई तो उस वक्त वजीर आला पंजाब और आईजी पंजाब ने जो है इस वाक़े का नोटिस लिया, तो उस वक्त फिर पुलिस की दौड़े लगी और उन्होंने फौरी तौर पर 10 से 12 घंटे जो है के बाद FIR दर्ज की और उसके बाद जो है DPO कसूर ने फौरी तौर पर एक टीम तश्कील दी, जिन्होंने फिर गुजरांवाला पुलिस के साथ मिलकर ये ऑपरेशन किया। और ऑपरेशन के दौरान उस्मान के घर पर जो कि मरकजी मुल्जिम है रेड किया गया और वहां पर उन्हें जो है मरकजी मुल्जिम जो है वो तो गिरफ्तार नहीं किया गया, मगर दो बंदे जो एक मोहम्मद अली नामी उस्मान का जो सगा भाई है और दूसरा शकील अहमद उसका जो बहनोई है, ये वहां से गिरफ्तार किए गए। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि उनके घर से मजीद 2 बच्चे जो है वो और बरामद हुए, जिनमें से एक जो 8 साला सबा है और दूसरा बच्चा जो 7 साला वकास नामी है। और उनको जब पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया तो उनके जिस्म पर भी मुख्तलिफ तशद्दुद के निशानात पाए गए। और बच्चों से जब हमारी बात हुई तो बच्चों ने बताया कि ये जो लोग हैं ये इंतहाई जालिम थे और छोटी सी गलती पर भी जो डंडों से उनके साथ उन पर जो है तशद्दुद करते और थप्पड़ बताइए जी शहजाद, ये बताइए कि इतने छोटे छोटे बच्चे, ये माँ बाप का हौसला किस तरह से पड़ता है ऐसे दरिंदों के हवाले कर दें? और चाइल्ड लेबर के कोई कानून नहीं है पंजाब में जिसकी बुनियाद के ऊपर मुकदमे बने या मालकान जो रखने वाले हैं वो ये बताएं, उनको पता होना चाहिए कि भाई एक खास उम्र से पहले बच्चे अपने घर में काम के लिए नहीं रखे जा सकते। ऐसे लॉज तो मौजूद है ना। देखिए जी, ये गुर्बत के हाथों से मजबूर होकर जो वालिदैन है वो तो अपने बच्चों को जो है वो अपनी सहारा बनाने की कोशिश करते हैं, मगर चाइल्ड लेबर नाम का जो एक इदारा हुकूमत ने बना रखा है इसको चाहिए कि वो अपना काम करे, जिसकी कारकर्दगी जो है वो बिल्कुल जीरो है। मैं आपको बताऊं कि पत्तों की समेत आप पूरे मुल्क में देख सकते हैं कि मुख्तलिफ वर्कशॉप पे, होटल्स पे और मुख्तलिफ जो शॉप्स है वहां पर जो कम उम्र बच्चे हैं जिनकी उम्र 7, 8, 9, 10 साल की है वो काम कर रहे हैं और चाइल्ड लेबर का कहीं पर भी नाम मौजूद नहीं है। और इस तरह के जो वाकयात हैं ये रोजाना की बुनियाद पर जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। अभी 1 माह पहले भी इसी तरह का वाकया जो पत्तों की नवाही इलाका ठींग चक में पेश आया था, वो भी इसी तरह की छोटी बच्ची थी जो लाहौर में काम करती थी। और मैं आपको बताऊं कि ये अब तो इस कदर ये मतलब कि एक माफिया शक्ल इख्तियार कर गया माफिया की। मैं आपको बताऊं कि ये जो बच्ची है इसके जो वालिदैन है उनको तो इतना भी पता नहीं था कि ये बच्ची 5 माह से किस जगह पर काम कर रही है। जब पुलिस ने रेड करने के लिए बच्ची के वालिदैन को कहा कि आप हमारे साथ चले तो उन्हें ये इल्म ही नहीं था कि बच्ची जो है वो किन के घर पर काम कर रही है। मैं बताऊं कि रसूला बीबी नामी औरत है। शहजाद, आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी कि जब बच्ची के वालिदैन को पता ही नहीं कि उनकी बच्ची कहाँ काम कर रही है, सो बीच वाला फिर बंदा कौन है जिसने ये बच्ची उस घर में रखवाई? मतलब वालिदैन की इजाजत के बगैर तो बच्ची खुद तो नहीं जा सकती पत्तों की से गुजरांवाला, उसको ऑब्वियसली वालिदैन नहीं भेजा होगा, कोई गुफ्तगू हुई होगी, कोई रेट मुकर्रर हुआ होगा कि इतनी तनख्वाह पे इतनी उजरत पर हम बच्ची रख रहे हैं। हाउ कम, इस हवाले से भी बताइएगा ना। जी, मैं आपको यही बताने वाला था कि अब जो है कमीशन एजेंट जो है वो बन चुके हैं। कमीशन एजेंट के तौर पर इस जिस भी औरत ने जो किरदार अदा किया उसका नाम रसूला बीबी है और वो जो है फूलनगर के नवाही इलाका है जहाँ की वो रहायशी है। उसने इस बच्ची को जो है इनके वालिदैन से अडॉप्ट किया और आगे जो है यहाँ पर मुलाजमत के लिए रखवाया था। और वो पता नहीं मंथली इनसे वसूल कर रही थी या फिर मतलब कि उन्होंने जो मालकान है उनसे ही जो बच्ची को मतलब के मुलाजमत रखवाने के लिए कमीशन लिया है। और पुलिस ने जो है उसी रसूला बीबी के साथ मिलकर इसके घर पर रेड भी की है। जी हरमीत, अच्छा शहजाद, अगर हम देखें तो बड़े 3 बच्चे और 2 बच्चे और बाजियाब हो गए जिन पर भी तशद्दुद किया गया, एक बच्ची तो चली गई दुनिया से। लेकिन साथ साथ ये बताइए कि पुलिस पहले तो हमेशा हम देखते हैं पुलिस ऐसा ही करती है, लेकिन जब ऊपर से ज्यादा दबाव बढ़ जाता है तो वो काम पे आ ही जाते हैं। लेकिन अब ऐसे में जो 2 बच्चे बाजियाब हुए हैं तो उनकी जानिब से भी कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है इस फैमिली के खिलाफ?
जी बिल्कुल। उन बच्चों को जब पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया तो उनके जो बाल थे वो भी काटे गए थे। बच्चों से जब पूछा गया कि आपके बाल जो है वो क्यों काटे गए, तो बच्चों ने बताया कि इन्होंने जो है सर पर डंडे का वार किया और जब यहाँ पर चोटें आई तो उन्होंने बाल काट दिए और उनके जिस्म पर भी निशानात थे। और पुलिस ने जो है फिर उन बच्चों की सूरत हाल को देखते हुए अब उन बच्चों का जो है आज मेडिकल कराया जाएगा और उन बच्चों के हवाले से भी जो है मुकदमात जो है वो मुलजमान के खिलाफ जो है वो दर्ज कराए जाएंगे। कोई ऐसा पता है कि ये बच्चे क्या काम लिया जाता था इनसे? क्या सिर्फ घरेलू मुलाजमत के लिए थे या कोई फैक्ट्री, कोई ऐसा काम कोई जिसमें उनसे मजदूरी करवाई जाती थी? जी ये घरेलू मुलाजमा के तौर पर काम कर रहे थे। इनसे जब बच्चों से हमारी बात हुई तो बच्चों ने बताया कि वो घरेलू मुलाजमा के तौर पर काम कर रहे थे। घरों में सफाई वगैरह और झाड़ू पोंछ और जो उनके जो बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए इनको रखा गया था। अच्छा शहजाद, इस हवाले से भी बताइएगा जिसमें मतलब लाइक अब हम देख रहे हैं कि मरकजी मुलजिम जो है वो मोहम्मद उस्मान है। नॉर्मली जो घरों में बच्चे काम कर रहे होते हैं वो खवातीन उनको लुक आफ्टर कर रही होती हैं, खवातीन के जिम्मे ये तमाम काम होते हैं जो हमारे यहाँ मोस्टली कल्चर पाया जाता है। सो घर की किसी खातून को शामिल तफ्तीश किया गया हो, उसको हिरासत में लिया गया हो, बच्चे काम किसकी सुपरविजन में कर रहे थे? जी ये बच्चे जो काम कर रहे थे वो तो खवातीन की सुपरविजन में ही कर रहे थे, मगर जब उन्होंने देखा कि बच्ची जो है वो उनसे मर्डर हो गया, उन्होंने कर दिया तशद्दुद करके, तो उन्होंने फिर बच्ची को जब उनके वालिदैन के हवाले किया तो वो अपने घर से जो है वो उनकी जो खवातीन है तमाम वो फरार हो चुकी थी। इसलिए फिर पुलिस की जो हिरासत में कोई भी खातून चूंकि नहीं आई इसलिए उनको फिर जो है शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। और मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि वो जो रसूला बीबी नामी खातून थी जिसने ये बच्चे जो वहां पर मुलाजमत के लिए रिखवाए थे उसको भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए था कि उसने और जो मतलब कितने मुतअद्दिद बच्चे जो इस इलाके के लोगों के घरों में रिखवाए हुए काम के लिए उनको भी जो है लेबर चाइल्ड जो इदारा है उसको चाहिए था कि उनको भी अडॉप्ट करते। अच्छा शहजाद, एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहूंगी, ये बच्ची जिसको लाहौर लाया गया और पेरेंट्स को ये कहा गया कि बच्ची आपकी हालत तशवीशनाक है, ये बताइएगा सरकारी हॉस्पिटल था या कोई प्राइवेट क्लिनिक था और कोई मेडिकल रिपोर्ट है पेरेंट्स के पास? देखिए जी ये ना तो कोई सरकारी हॉस्पिटल था, ये एक निजी सोसाइटी थी, वहां पर उनको बुलाया गया और बच्ची की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। अब ये जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, जैसे ही इन्वेस्टिगेशन में कोई हकायक सामने आते हैं तो हम इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे कि ये बच्ची की डेथ जो है ये यहाँ पर किसी अस्पताल में हुई है या चूंकि ये गुजरांवाला में काम करी तो वहां पर इसकी डेथ होगी और फिर उसको लाहौर लाया गया। ठीक है, बहुत वालिदैन को जो बच्ची है वो लाहौर में ही जो है वो दी गई थी। ओके, थैंक यू सो मच। हमें वाकई की डिटेल्स बताई। मेरे ख्याल में वाकई को मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेट तो होना चाहिए कि आखिर बच्ची की मौत किस तरह से हुई। और हमारे यहाँ पर ये पहला वाकया नहीं है, बहुत से वाकयात ऐसे माजी में भी रूनुमा हो चुके हैं, बट प्रैक्टिकली कुछ होता नहीं। फिर हम एक और वाकये का इंतजार करते हैं और ये जो बच्चे हैं तशद्दुद का निशाना बनते हैं। जी सर, मतलब बच्चे पे बच्चा पैदा किए जाते हैं वालिदैन। अब इनके घर में भी जाके देखा जाए, अगर देखा जाएगा तो बहुत सारे बच्चे होंगे और वालिदैन जहालत का शिकार हैं, पढ़े लिखे होते नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि कितने बच्चे हैं, कहाँ पे हैं, किस तरह से हैं। जैसे इन वालिदैन के बारे में भी इनको पता ही नहीं बच्चा कहाँ पर है, उनका कहाँ तो 5 महीने में एक बार बात की ना इनको कोई सिवाय इसके कि कोई मौलाना साहब इस मामले में आए, मौलवी हजरात मतलब इस मामले में इन बच्चों के बारे में इनके हवाले से कुछ करें। अदरवाइज टेलीविजन रेडियो तो है नहीं इन लोगों के घरों में। और मेरे ख्याल में इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह का तबका है, उनको अवेयरनेस की, उनकी ट्रेनिंग की भी बहुत जरूरत है कि महज आप चंद पैसों की खातिर अपने बच्चे किसी को मत दे दें, बिकॉज फिर जो कोई वाकया रूनुमा हो जाता है फिर ये लोग मीडिया पर आते हैं, रोते धोते हैं। सो पहले ही इनको अवेयरनेस भी होनी चाहिए, इनकी ट्रेनिंग के लिए भी काम करना चाहिए और फिर ऑब्वियसली जो चाइल्ड लेबर कवानीन है उन पर भी इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। बहरहाल अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। फैशन और फैशन का जिक्र तो खवातीन और खवातीन जो कि फैशन को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, फैशन के हवाले से हमेशा कॉन्शियस भी रहती हैं। और अगर हम देखें तो हर साल हमारे जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं, जो मुख्तलिफ टॉप ब्रांड्स हैं, वो नित नए ट्रेंड्स भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, खूबसूरत किस्म के लिबास भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सो ये जो तमाम चीज़ें हैं वो कमोबेश हर खवातीन अपनी कैपेसिटी में, अपने बजट में रहते हुए फॉलो कर रही होती हैं। और नॉर्मली हम
आम खातून की तो बात करते हैं, बट आज हम बात करेंगे जो हमारी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं उनका जिक्र करेंगे, बिकॉज इनकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये वो लोग होते हैं, कोई भी खातून और पॉलिटिकल पर्सनालिटी, अगर वो एक आम सियासतदान हो, किसी भी स्टेट की सरबराह हो, उस पर नजरें होंगी मीडिया की, ओपोनेंट्स की, उनके अपने फैंस की, इवन जो नाकदीन होते हैं वो भी उनको बहुत गौर से देख रहे होते हैं। सो वो हमेशा से कॉन्शियस रहती हैं। सो हमारे पाकिस्तान में अगर हम देखें, अगर हम गूगल पर सर्च करें, इंटरनेट पर सर्च करें कि पाकिस्तान की मोस्ट स्टाइलिश और फैशनेबल खवातीन सियासतदान कौन है, सो इसमें हरमीत नंबर 1 किसका नंबर हो सकता है जनाब? मुझे तो मरियम नवाज ही लगी। यस, सबको मरियम नवाज लगती हैं। चले, उनका नंबर वो इसको जस्टिफाई भी करती हैं, दैट्स वेरी गुड। उसके बाद अगर मैं देख रही थी, हिना रबानी खैर है, शेरी रहमान है, हिना परवेज है, माइजा मलिक है, मुख्तलिफ नाम है। सो ठीक है, हिना रबानी इज अ ग्रेस, शेरी रहमान इज अ ग्रेस, बट अगर नाम देखें शर्मिला फारूकी का और फिर आ जाए नाम फिरदौस आशिक अवान का, कुछ और भी लोग हैं। सो बहरहाल कुछ लोगों को हो सकता है, ले लिया बीच में ना, शीरी मजारी साहिबा भी हैं, वो उनकी एक अलहदा सी दबंग सी पर्सनालिटी है, बट उनको आप इस तरह से नहीं कर सकते। बखेरी करता है और वो मतलब शेरी रहमान जो है उनके बारे में तो मुझे ये मालूम है कि उन्होंने अपने घर में बाकायदा एक दर्जी बिठाया हुआ है, अपने स्टाइल खुद बनाती हैं, खुद चूज करती हैं। बट मुझे वो ठीक लगती है। कुछ नाम मुझे समझ नहीं आ रहे थे, जैसे फिरदौस आशिक अवान साहिबा, शीरी मजारी अपनी जगह वो भी ठीक है, बट उनका स्टाइल अंदाज थोड़ा मर्दाना मार सा है, वो मुझे लगता है वो उनको सूट करता है। वो उनको सूट करता है। ठीक हो गया। हाँ, हमारे साथ वार्डरोब कंसल्टेंट समन असद मौजूद है। समन, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। और दूसरी दफा आज हम हमारे शो में हाजिर हुई हैं, तो इसका मतलब हमारा पहले एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा गया। So, ये बताएं कि जो खवातीन सियासतदान है, इनकी पर्सनालिटी, इनकी जो अपरेंट लुक्स होती हैं, वो किस कदर इम्पोर्टेंट है? देखो, जहाँ हम राइट इमेज प्रोजेक्ट करने की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा हाईली इम्प्लीमेंट होता है ये सेंटेंस हमारी पॉलिटिशियन खवातीन पे, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी खवातीन इनको देख रही होती है, इनसे इंस्पायर हो रही होती हैं, एक्टर्स से भी इंस्पायर हो रही होती हैं, नो डाउट, एंकर्स से भी इंस्पायर हो रही होती है, लेकिन जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो ना कि पाकिस्तान में आपका जो कल्चर है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है, बल्कि पूरी दुनिया में। अब आप देखें, इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग में जो जा रही है मरियम सफदर साहिबा, तो उसकी रीजन एक सबसे बड़ी ये है कि इन्होंने कभी भी जो स्टाइल है ना उसको इग्नोर नहीं होने दिया। एक सिग्नेचर लुक है, मुझे लगता है कि जो लुक है ना वो कोई ट्रेंड नहीं है, लुक जो है वो सिग्नेचर होती है। ये नहीं कि कभी आप बहुत सोफिस्टिकेटेड लग रहे हैं, कभी आप बिल्कुल नहीं सोफिस्टिकेटेड लग रही है, उन्होंने एक मेंटेन किया है अपनी सिग्नेचर लुक को। बहुत सारी खवातीन, इसमें हिना रबानी खैर की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, उनकी पर्सनालिटी ग्रेसफुल। अच्छा, अब हम पर्सनालिटी देखें, इंस्पायर हो रहे हैं, लेकिन हम क्या ये फोकस करेंगे कि वो इतनी इंस्पायरिंग लग क्यों रही हैं? आपने देखा कभी भी उनकी ड्रेसिंग में फ्लोरल ड्रेसेस नहीं होते, मल्टी कलर्स नहीं होते, हमेशा वो सटल लुक में या बहुत लाइट कलर टोन में जाती है, या बहुत क्लासिक कलर्स में जाती है, या न्यूट्रल्स में जाती है, और सिंगल कलर उन्होंने जो है जिस तरह से आप बात कर रही हैं, मेरे ख्याल में जैसे मरियम नवाज और हमारे यहाँ मोस्टली जो फीमेल पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं, उनका एक अंदाज ये है कि वो सर पर दुपट्टा लाजमी लेती है। मेजॉरिटी की बात कर रही हूं, दुपट्टा ले या सर पर ना भी ले, मेरे ख्याल में आप वो काम करें जो आपको सूट करे। जिस तरह हम शीरी मजारी साहिबा का जिक्र कर रहे हैं, सो उनको उनका एक स्टाइल सूट करता है। मरियम नवाज साहिबा को अपना एक स्टाइल सूट करता है, उन्होंने वो लुक मेंटेन रखी हुई है। हिना रबानी वो जो पर्ल्स पहनती हैं उनको बहुत ज्यादा सूट करता है। इसी तरह बीबी की लुक देखें, हाँ, पीपल्स पार्टी की जो लीडर थी। एक सिर्फ सवाल छोटा सा मेरा ये है कि मरियम की अगर बात कर ले, मरियम नवाज की बहुत ग्रेसफुल है और ओवर द इयर्स उनकी ये ग्रेस आई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जितना पैसा खर्च होता है उनकी इस मेंटेन करने पे, अब पिछले दिनों उन्होंने अपने बेटे की शादी में शिरकत की और उसके हवाले से 7 जोड़े उनके मशहूर हुए, लोग ये कह रहे हैं करोड़ों रुपए का एक जोड़ा बना। तो अब मुझे नहीं मालूम इतना। मुझे ना इस अवाम से भी एक सवाल करना है, हम इस प्रोग्राम के थ्रू करते हैं,
आम सी एक बंदी होती है ना, उसको जरा सी हाइप मिलती है ना, ब्रांड्स उसके पीछे होते हैं, बार्टर सिस्टम पे ब्रांड्स काम करने को तैयार होते हैं। तो इतनी बड़ी पॉलिटिशियन जो पूरा वर्ल्ड फिर रही है, तो क्या उनको स्पॉन्सर नहीं आता होगा? हाँ बिल्कुल, ये बात तो ये मेरा एक सवाल है। मैं जब भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मैं कहती हूँ उस स्पॉन्सर का ये है कि उस स्पॉन्सर के को तो फायदा तब हो ना कि अगर वो कहें कि मैंने फलां लिबास पहना हुआ है, तो वो वो कहते हैं कुछ चीजें हिडन में होती हैं, ठीक है। होता ये है कि इसमें फिर फाइनेंशियल आपके बेनिफिट शामिल होते हैं। अगर तो मरियम नवाज, लेट्स से मैं एक डिजाइनर हुई, आप एक एंकर हुई, आपको ड्रेसिंग के लिए कुछ आया, तो आपको वो कहेंगे जी आप इसको अपने पेज पे लगाएं, हमें क्रेडिट्स दें, तो वहां पे फाइनेंशियल बेनिफिट्स की बात होगी बिल्कुल कि मैंने पहनकर आपको पिक्चर दे दी, अब आप इसको हाईलाइट करें। आप उनके फोरम में हाईलाइट हो गए, लेकिन अगर आप वो चाहेंगे कि आपके फोरम पे करें, तो आप कहेंगे अच्छा फिर अब आप मेरे ड्यूज पे करें। अच्छा, लेकिन वो जो उनके बैग्स हैं, अब वो कहते हैं जी अमेज का बैग है बाहर से आया हुआ, या दुनिया के महंगे तरीन, अमेजी का मुझे पता है सबसे महंगा तकरीबन वो होता है, वहां से खरीद के ला के, वो भी करोड़ों रुपए का एक एक बैग, लाखों रुपए का एक एक बैग, जूता उसके बारे में भी आता है। तो वो ग्रेस की कीमत भी है ना फिर वो अदा करना। एग्जैक्टली करनी पड़ती है, कीमत अदा करनी पड़ती है। इसमें सिर्फ आपने ये नहीं देखना होता कि आपने खूबसूरती एनहांस करने के लिए सिर्फ डिसेंसी की तरफ जा रहे हैं, तो आपने बस अच्छा खा लिया, अच्छा पहन लिया। वो अच्छा खाने पहनने के लिए आपको पे भी करना पड़ता है। मैं ये हरगिज नहीं कह रही कि जी वो जो चीजें पहनती होंगी वो सारी स्पॉन्सर्ड होंगी, बाहर जाती वो यहाँ पे फेमस होंगी ना पाकिस्तान में, यहाँ से स्पॉन्सर मिल जाता होगा, बाहर जाके तो स्पॉन्सर नहीं मिलता होगा। मतलब मैं ये भी कह सकती हूँ बाहर जाके तो उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है। अच्छा, एक चीज मैं और कहती हूँ, ठीक है ये तो बहुत फिर आप लेविश तरफ चले जाते हैं, बट मेरे ख्याल में अगर एक इंसान अच्छा मुनासिब सा कमाता है या इस तरह, तो उसको अपनी कैपेसिटी में रहते हुए, अपने बजट में रहते हुए अपनी इन चीजों का लाजमी ख्याल रखना चाहिए। आप कमाते किस लिए हैं? सबसे पहले आपकी अपनी जात होनी चाहिए, उसके बाद और फिर बाकी चीजें होनी चाहिए। और आप जितनी कम बजट की चीजें ले लें या लाखों करोड़ों की चीजें ले लें, लाखों करोड़ों चीजों का फायदा तब नहीं है जब आपको कैरी ना करना है। और जो कैरी करने वाले लोग होते हैं वो छोटी सी चीज को भी इतने अच्छे से सजा लेते हैं। तो मेरे ख्याल में फैशन इज ऑल अबाउट हाउ यू कैरी अ सर्टेन थिंग। इसमें अभी थोड़ी देर पहले आपने हिना रबानी खैर का नाम लिया था। अच्छा, उनके बारे में भी ये है, मेरा अपना ये है कि उनके भी बैग, उनके कपड़े, उनके जूते महंगे होते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत पैसा खर्च करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो जब हिंदुस्तान के दौरे पे गई थी, मुझे याद है जब वो वजीर खारजा थी हमारी, तो उनके लोगों ने तस्वीर के ऊपर बैग इतने का, जूता इतने का, हाथ में घड़ी इतने की, वो आपको याद होगा वो लगाई थी। तो लेकिन एक बात यह है कि बड़े सटल कलर्स के साथ बड़ा, मतलब वो हिना रबानी खैर जो है वो एक ही बालों का उनका स्टाइल है, तकरीबन दुपट्टा सर के ऊपर है, ग्रेसफुल लगती है, इसमें कोई शक नहीं। एग्जैक्टली। कुछ मुझे लगता है हमें ना बढ़ाने चढ़ाने का भी शौक होता है। हमें लगता है कि अगर हमने उस चीज को उससे अटैच कर दिया, अगर मरियम नवाज कुछ अच्छा पहन रही है तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। कुछ लोग होते हैं वो कैरी ऐसे करते हैं, उनको पहना हुआ एक्सपेंसिव लग रहा होता है। कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है, अल्लाह माफ करे, लाखों की चीज पहनी होती है, वो बिल्कुल ही समझ लेंगे पहनी हो जाती है। हरमीत को जरा रुख कर लें। वैसे समन जी समन ने कहा कि लाखों की चीज पहले फिर भी नजर नहीं आती। जैसे अगर लेट्स सपोज अगर आप होती फिरदौस आशिक अवान साहिबा की डिजाइनर, तो किस किस्म के आप कपड़े उसके लिए डिजाइन करती? देखिए, मैं सबसे पहले तो उनके लिए 2 दुपट्टों का जो है सिलेक्शन करती है। अल्लाह करे वो ये प्रोग्राम देखें। मैं चाहती कि वो एक शॉल प्रॉपर्ली कैरी करें, और जो ज्यादा कलर्स वाली ना हो उनके लिए लॉन्ग, थोड़ी सी, बहुत लॉन्ग नहीं लेकिन लॉन्ग और लूज फिटेड शर्ट्स में उनके लिए डिजाइन करती। मैं कोशिश करती कि वो टिपिकल से स्टाइल है, बैक कॉम और ये मैं उनको कहती हूँ एनर्जी लगानी है थोड़ा सा। लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, तो आप जो है उनको इस सूरत में लेके चलें कि लोगों ने आपको फॉलो करना है। बट अभी आप ये देखें, हिना रबानी की हम पिक्चर दिखा रहे हैं, कितनी ग्रेसफुल लग रही है माशाल्लाह, और एक ही स्टाइल है, कलर्स का वो अंदाज और एक ही तरह के कलर्स हैं, मतलब ये होती है ना सिग्नेचर। हाँ, ये है ना, ये है सिग्नेचर लुक। एक ग्रेस है। फिरदौस आशिक अवान देखिए, अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, वो अपनी अंदाज में ठीक कर रही हैं, वो उनके मुताबिक। हम बात ये कर रहे हैं, ये बताइएगा, ये जिस तरह से तमाम पॉलिटिकल पर्सनालिटीज, और वह पाकिस्तान की ले ले, इंटरनेशनल पर्सनालिटीज भी ले ले, इनका जो पहनना ओढ़ना होता है, और जो ये लिबास पहनती हैं, भले वो कीमती हो या जैसे भी हो, बट वो उनकी पर्सनालिटी के लिए, और जो लोग उनको देख रहे हैं, मीडिया देख रहे हैं, उनके ओपोनेंट्स देख रहे हैं, उनके फैंस देख रहे हैं, कि कितना अहमियत का हामिल है, स्पेसिफिक अगर हम चीज को मद्देनजर रखें तो। देखिए,
बहुत अहमियत का जो है हामिल है। इस वक्त हम यहाँ पर बैठकर मरियम नवाज साहिबा और हिना रबानी खर को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे भी हैं जो कभी कभी बहुत अच्छी ड्रेसअप हुई होती है, लेकिन कभी कभी उन्होंने कभी फ्लोरल ड्रेस पहन लिया, कभी ज्यादा कलर्स पहन लिए। अभी भी मैं उस्मा बुखारी साहिबा को देख रही थी, वो एड्रेस कर रही थी, उन्होंने टाई एंड डाई के 3 ब्राइट कलर्स का दुपट्टा लिया हुआ है। आई एम सॉरी टू से, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि वो शी वॉज लुकिंग टू प्रिटी, बट होता क्या है, कंटेंट से नजर फिर जाती है और आप कपड़ों की तरफ देख रहे होते हैं। वो बोल क्या रही है ये इग्नोर कर दिया मैंने, वो क्या बोल रही है। प्रॉमिस मैं सिर्फ ये देखती रह गई कि 3 कलर्स का दुपट्टा है, कौन कौन से कलर्स है, कौन सा कलर कहाँ पे आता तो ज्यादा अच्छा लगता, मैं खो गई उस चीज में। लेकिन ये आप उस नजर से देखते हैं, शायद आम लोगों को इतनी सेंस भी नहीं होती है। जब आप देखें खवातीन जब इंस्पायर हो रही हैं तो वो कंटेंट देख रही होती है, वो कंटेंट नहीं देखती, वो कपड़े देखती है, जूते देखती है, पर्सनालिटी देख रही होती है, यू नो। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जरा हम शर्मिला फारूकी साहिबा का भी बताना, इनकी शादी हुई थी, बट अब आप उनको किस तरह से रेट करती हैं ऑन अ स्केल फ्रॉम 1 to 10? एक तो मुझे ऐसा गिला भी है कि वो अब बहुत कम नजर आना शुरू हो गई, यू नो, मतलब वो बीच में गायब भी हो गई थी, अब वो नजर आना शुरू हुई है। अच्छा उनके बारे में मैं कुछ अच्छा ये कहना चाहूंगी कि उनकी मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि वो सिचुएशनल ड्रेसिंग करती है। आपने देखा होगा कि जब वो आती है एड्रेस करने तो उनकी ड्रेसिंग बड़ी मजे की होती है, आई मीन टू से कि मतलब सोफिस्टिकेटेड होती है। जब आप उनको किसी सोशल गैदरिंग में देखते हैं तो उसमें उन्होंने बड़े फंकी फंकी से कलर्स, बड़े मजे के ब्राइट कलर्स पहने होते हैं। और उनकी जो एक सिग्नेचर लुक है, जो उनका हेयर स्टाइल है, जो उनका फेस है, जो उनका मेकअप है, वो बहुत लाइट लाइट मेकअप करती है। तो मुझे उनकी जो सिचुएशनल ड्रेसिंग है ना, ये बहुत पसंद है। अच्छा जी। और ओवरऑल मतलब उनके कलर्स कौन से हैं? कलर्स वो काफी ब्राइट पहनती है, थोड़ा कलर की तरह आ जाए तो वो न्यूट्रल होने चाहिए। और हमारी बहुत खूबसूरत हमारा सियासतदानों में से एक फेस है कशमाला तारिक साहिबा, वो भी इतनी इन नहीं है उस तरह से, शी इज वेरी स्टाइलिश। वो हमेशा स्टाइलिश रही है, बट अभी जो उन्होंने शादी की और उसमें जो उनकी ड्रेसिंग थी उस पर लोग क्रिटिसाइज भी बहुत कर रहे थे कि वो शायद उनकी उम्र के मुताबिक वो चीजें नहीं जा रही, बट मेरा ख्याल था कि वो उनका दिल था, उन्होंने वैसे ही कैरी किया। वो एक पर्सनल उनकी बात आ जाती है कि उनका दिल था कि उन्होंने क्या करना था। जो हमें चाहिए वो ये कि जब वो एड्रेस करने आती है पब्लिक से, उस वक्त उनकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। उनका दिल है भाई, उनकी लाइफ है, वो सोशल गैदरिंग्स में कुछ भी पहन सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमारी तरह के आम इंसान है। मतलब वो क्या, वो हुकूमत में आ गए तो अब हम उन लोगों को क्या कहेंगे कि अब आप पहनना ओढ़ना छोड़ दें, आप सिर्फ हमें देखें, हम आपको कैसे देखना चाहते हैं? नहीं, आप सोशल गैदरिंग्स में कुछ भी पहन सकते हैं। और ये हर अदारे से मुंसलिक खवातीन जो हैं उनके बारे में इंप्लीमेंट होता है। आप कुछ भी पहने सोशल गैदरिंग में, लेकिन आप देखें जब आप एड्रेस करने जा रहे हैं, बीइंग एन इमेज कंसल्टेंट, बीइंग अ पॉलिटिशियन, बीइंग अ प्रोफेसर, बीइंग एन एंकर, तो फिर आपकी ड्रेसिंग उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए ताकि आपकी पब्लिक आपको वैसे ही ले जैसे आप हैं। जुनैद सफदर की शादी में हमने मरियम औरंगजेब साहिबा को देखा, वैसे तो बड़ी सिंपल, उनकी भी डिसेंट और सोफिस्टिकेटेड ड्रेसिंग होती है, सर पर दुपट्टा, बट उसमें वो भी फुल तैयार हुई नहीं थी, बहुत खूबसूरत, अच्छी लग रही थी, बहुत प्रीटी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शरी रहमान का मतलब शरी रहमान को डिस्कस कर ले, शी इज ब्यूटीफुल बट शी ऑलवेज वॉर वेरी ब्राइट कलर्स। आपने देखा समटाइम्स उन्होंने रेड कलर पहना होता है विच लुक्स नॉट गुड, यू नो। मतलब अगर आप एड्रेस कर रहे हैं असेंबली में, मैंने उनको कई बार बैठे देखा है ऑन स्क्रीन, उन्होंने बड़े शार्प कलर्स पहने होते हैं। तो उनकी पर्सनालिटी बहुत खूबसूरत है, उनको हर कुछ अच्छा लगता है। बट अगेन फिर वही बात आ जाती है कि जब आप एड्रेस कर रहे हैं तो आपको थोड़े से सटल कलर्स में, क्लासिक कलर्स में आना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी हम कुछ पिक्चर्स भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहे हैं शरी रहमान साहिबा की। और यहाँ पे ये पूछना चाहूंगी आपसे, अगर हम हमारी 100% खवातीन को देखें जो सियासत में हैं, उनमें से 80% जो हैं वो सरों पर दुपट्टे ओढ़ती हैं। बिल्कुल। इसका क्या लगता है आपको कि अवाम को ये चीज क्लिक करती है? बीइंग मुस्लिम्स उनको ज्यादा डिसेंट, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड समझते हैं, ये माइंड के साथ प्ले करना होता है या ये क्या चीज? एग्जैक्टली माइंड के साथ प्ले करना होता है। मैं आपको एक बड़ी आप एग्री करेंगे, हमारी जो पाकिस्तानी कौम है इसमें 60% अवाम है जो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, 40% अवाम है जो बहुत पढ़ी लिखी है। ऑब्वियसली 60% अवाम का वो माइंडसेट नहीं है जो हमारी 40% पढ़ी लिखी अवाम का है। आपने अगर टारगेट करना है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा फॉलोअरशिप मिले तो फिर आपको जो वो चाहते हैं उसको टारगेट करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। सर पे दुपट्टा लेने का जो ये एक रूल है,
ये 60% जो हमारे आदमी है ना, वो तो कहते हैं कि जो औरत के सर पे दुपट्टा होना चाहिए, और बहुत सारे जो 40% हमारी अवाम है जो पढ़ी लिखी है, जो जेंडर इक्वालिटी पे बिलीव करती है, वो कहते हैं कि जहाँ पे मेन राइट है वहाँ पे वुमेन राइट। मेरे ख्याल में सर पर अप टू यू, इफ यू वांट टू टेक दुपट्टा ऑन हेड तो ठीक है, अगर नहीं शाहिद रहमान को वैसे मैंने देखा कि वो नहीं लेती दुपट्टा सर के ऊपर। एग्जैक्टली मेजॉरिटी की हम बात करें लेते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को कवर जरूर किया होता है। उनके हमेशा मैंने देखा है कि यानी यहाँ तक उनके बाजू होंगे, पूरा कवर किया हुआ होगा, ड्रेप्स होंगे, मतलब बहुत जरूरी है ये, चादरें, शॉलें, वो काफी। अच्छा जरा हरमीत ज्यादा ही खामोश हैं, और हालांकि इनकी नजरें ज्यादा सियासतदानों पे होती है बिकॉज इनका पार्लियामेंट बहुत आना जाना होता है। हरमीत कोई सवाल? मैं थोड़ा सा रियलिटी के बहुत करीब हूँ और मैं बड़े करीब से इन सबको देखता हूँ, तो इसलिए मैं ज्यादा खामोश हूँ, और मैं तस्वीरों का रुख जब करता हूँ बड़े खूबसूरत इशारे नजर आते हैं। बहरहाल जरताज गुल को आप भूल गई, जरताज गुल के बारे में क्या ख्याल है? जरताज गुल को मैं आई मस्ट गिव 70 नंबर्स आउट ऑफ 100। अच्छा, हाँ, उनको भी काफी नंबर दे रही है। मैं उनको भी काफी नंबर दे रही हूँ। हम अपना हमें कितने नहीं, आपको तो फ्री हैंड है क्योंकि आप तो इस वक्त लाइमलाइट में, आप तो कुछ भी पहनकर सामने आ सकते हैं, यही सुनना चाह रहे हैं। दोनों को तो फ्री हैंड है ना, आपको तो लोग फॉलो कह रहे हैं, तो आप लोग तो नहीं, जरताज भी काफी डिसेंटली ड्रेस्ड अप या शी हाँ, मतलब वो वेरी डिसेंट। अच्छा जी, एक आपने नाम उसमें लिया हुआ है ना, भट्ट का। जी 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 वो नाम हिना परवेज भट्ट। आई लव हर पर्सनालिटी, और अगेन उनके ऊपर भी मैं ये कहूंगी कि उनकी एक अच्छी बात है कि शी लुक्स वेरी मॉडर्न, लेकिन वो हमेशा सिचुएशन को फॉलो करती हैं। आप उनको देखें जब वो एज अ पॉलिटिशियन बैठी हुई है तो शी इज प्रोजेक्टिंग राइट इमेज, क्योंकि वो हमेशा बड़े सोबर सिंगल कलर्स में आई होती है, लेकिन जब आप उनको सोशल पार्टीज में देखें तो उनके जो ड्रेसिंग होती है वो खासी मॉडर्न होती है, जो कि उनकी पर्सनालिटी है। मेरे ख्याल में ठीक है, बिकॉज़ हर इंसान की एक पर्सनल लाइफ होती है। समन बड़े कमाल का आप जवाब दे देती है, सियासी सवाल भी। अच्छा एक आपने ख्वातीन का तो बड़ा जिक्र किया, ख्वातीन का बड़ा जिक्र किया, हैंडसम खान के अलावा बाकी पॉलिटिशियन के बारे में बताइए ना, जो हैंडसम खान के अलावा तो मुझे शहबाज शरीफ की ड्रेसिंग बहुत पसंद है। शहबाज शरीफ अच्छा यार नहीं, उनको कभी आप वाइट शलवार और कमीज में देखें, वो जो पहनते कुर्ता कढ़ाई वाला, वो बहुत डिसेंट लगता है, और वो जो उनका कोट होता है, मतलब उनकी एक सोबर पर्सनालिटी है। तो हमें हैंडसम खान के अलावा मुझे पर्सनली शहबाज शरीफ, और मैंने लोगों से भी ऐसे रिव्यूज लिए हैं उनके बारे में कि वो एक बिल्कुल मॉडर्न बच्चा है भाई। हाँ। क्या मैं कहूँ उसके बारे में? हाँ, नहीं, वो वैसे ये है कि वो अपनी एज के हिसाब से काफी अरसे से उन्होंने शलवार कमीज ज्यादा सूट करती है, और डिसेंटली मतलब ड्रेस्ड अप है, बिल्कुल ऐसे उसमें मतलब कोई नहीं ऐसा कुछ क्रिटिसाइज करने वाला मुझे उसमें लगता नहीं है। अच्छा जई साहब भी पूछ ले। अच्छा जई साहब उनका भी अपना स्टाइल है, उनका भी अपना स्टाइल है, तो मुझे लगता है कि ऐसे सारी बातें एक तरफ, उस्मा कारदार साहब, मैं कहती हूँ नो वर्ड्स प्लीज। अच्छा उस्मा कारदार साहब वो है अच्छी, बोलती भी अच्छा, हमारे शो पर भी आई है, बट वो ना मैचिंग बहुत करती हैं। अगर शूज रेड है तो शलवार रेड, शलवार के साथ शर्ट रेड, शर्ट के साथ कोट रेड, कोट के साथ मफलर रेड, मफलर के साथ स्कार्फ रेड, स्कार्फ के साथ रिंग रेड, लिपस्टिक रेड, रिंग्स रेड। उनकी मैचिंग पे उनका कोई तोड़ ही नहीं। हाँ, लेकिन फिर मैं चाहूंगी कि मैं उनको एक सजेशन है कि आप भी सिचुएशनल ड्रेसिंग पे ध्यान दें। लोग आपको फॉलो कर रहे हैं और आपकी डिसेंट लुक जो है वो बहुत अच्छी लगती है, तो आपको भी कोशिश करना चाहिए कि जिस वक्त आप एड्रेस कर रही है या आप अपना एज ए पॉलिटिशियन कहीं पर भी आई है, चैनल पे आई है, कहीं पे भी आई है, तो आप ये ज़हन में रखें लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं, तो अगर आपकी पर्सनालिटी उसके अकॉर्डिंग नहीं होगी तो आपकी फॉलोअरशिप डाउन चली जाएगी। कोशिश करें अपनी फॉलोअरशिप को बढ़ाएं ताकि हर चैनल में अच्छे अल्फाज में मतलब बात की जाए, क्योंकि मैंने बहुत सारे चैनल्स में देखा है कि लोग उनके बारे में यही कह रहे होते हैं कि बड़े ब्राइट कलर्स होते हैं, और ये होने चाहिए भी, सोशल गैदरिंग में करें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लेकिन फिर वही है कि सिचुएशनल ड्रेसिंग का बहुत 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 जरूरत है। हाँ, सिचुएशनल ड्रेसिंग और वो चीजें जो आपको एक और हमारी थी बहुत ही आजकल वो सीन से गायब है, मेरे ख्याल में मारवी मेमन
तो बड़ी स्मार्ट सोफिस्टिकेटेड वेरी और सोफिस्टिकेटेड। वो पता नहीं सीन से क्यों गायब है। लेकिन मैंने उनको देखा है कि वो भी ये होता था कि जो आम है उसमें तो ईस्टर्न होती थी, लेकिन जो बहुत सी पार्टीज पे उनको मैंने देखा है वो फॉरेन अपनी वो गेटअप चेंज हो जाता है, वेस्टर्न अपने उसमें आए थे, लेकिन डिसेंटली मतलब वो बहुत ज्यादा जबरदस्त। मुझे उनकी पर्सनालिटी बहुत पसंद है। अच्छा, वैसे एक अगर हम देखें आजकल सोशल मीडिया पे उनकी टिकटॉक वगैरह पे भी उनकी काफी वीडियोस नहीं बल्कि पिक्चर्स वगैरह वायरल होती है और बड़ी यंग है। पंजाब की एमपी है सानिया अमान साहबा मेरे ख्याल में, तो बड़ी ज्यादा मरीम नवाज साहब की जो लुक है उनके साथ काफी रिजेम्बलेंस सोचने की शायद उनकी बेटी, उसके बारे में क्या ख्याल है? मुझे उनके बारे में ये ख्याल है कि देखें शी इज ट्राइंग टू लुक गुड और वो फॉलो कर रही है मरियम नवाज को। तो जब वो फॉलो उनको कर रही है तो फिर मेरे पास कोई जवाब नहीं रह जाता कि मैं कुछ भी कहूं। बड़े जबरदस्त आपने कमेंट्स हमारे शेयर किए। थैंक यू सो मच समर। नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा बुलाएंगे, बहुत मजा आया। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे और दोबारा हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जोन का आगाज, और अगर हम देखें वज़ीर आज़म ने लाहौर में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन लाहौर टेक्नोपोलिस का इफ्तिताह किया और टेक्नोलॉजी जोन की तामीर लाहौर के नॉलेज पार्क कंपनी के तहत हुई, जहां बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी के शोबे में बरामदी इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए सरमायाकारी की जा रही है। जी, इसी हवाले से वासिक हमारे साथ मौजूद है, रुकन है सूबाई असम्बली पंजाब के वासिफ कयूम साहब। अस्सलाम वालेकुम वासिफ। वासिफ अस्सलाम वालेकुम। जी, आई होप यू कैन हियर मी। जी बिल्कुल सुन सकते हैं। ये जो कल प्राइम मिनिस्टर ने इफ्तिताह किया है, जरा इसकी डिटेल बताइए, इसमें क्या क्या कुछ होगा, फ्यूचर क्या है इसका, बच्चों के लिए कितनी ज्यादा मौके मिलेंगे, और फिर बिजनेस हम ये जानते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से काफी तरक्की हुई है पाकिस्तान में और बाहर की एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इस हवाले से भी बताइए। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया अदा करूं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आप लोगों ने सुबह इन्वाइट किया और एक बड़े इंपॉर्टेंट मैटर के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए जो बहुत हेल्दी इसलिए है कि द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट द टेक्नोलॉजी। और इसमें जो कल इफ्तिताह हुआ हमारा ये लाहौर नॉलेज कंपनी के पार्क कंपनी का, ये इसके हवाले से एक नया प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया हमारी गवर्नमेंट ने, जिसका इनॉग्रेशन इमरान खान साहब ने की, जो कि आपका टेक्नोपोलिस के हवाले से था। ये 800 एकड़ की टोटल एरिया में 2014 में एक आपका गवर्नमेंट ने शुरू किया था, जिसमें कोई इंस्टीट्यूशन अभी तक नहीं बना था, जिसके अंदर कोई ऐसी बाउंड्री वॉल थी, उसका गेट था, बट उसके अंदर कुछ भी नहीं था। ये हमारी गवर्नमेंट ने इसको इस प्राइम एरिया को इसलिए फोकस किया कि अगर दुनिया में आप देखें तो आपकी इकोनॉमी तब तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक आपकी एक्सपोर्ट्स बेहतर नहीं होगी। और एज कम्पेयर टू आप इंडिया देखें तो उनकी एक्सपोर्ट्स ओवर 150 बिलियन डॉलर पे चली गई है, जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और हमारी आज भी मैक्सिमम भी करें तो 2 बिलियन से ज्यादा नहीं है। तो जब तक आप अपनी एक्सपोर्ट्स पे काम नहीं करते, टेक्नो बेस्ड एक्सपोर्ट्स पे काम नहीं करते, तो ये कैसे आप अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर सकेंगे। इसका सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव तो ये है कि इससे आपकी जो इकोनॉमी है उसको बूस्टर मिलेगा। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जो इससे ये जो हमारा टेक्नोपोलिस है, ये प्रोजेक्ट के हवाले से इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो वर्ल्ड रिनोन्ड होंगे। जैसे कल भी देखा, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए। ऐसे हमारे पास चाइना की लीडिंग यूनिवर्सिटी थी, ग्लोबली उनका एक बड़ी रैंकिंग है विद इन द चाइना, मोर देन लाइक थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्सिटी, उनमें से वो 56 नंबर पे है। वो एक रिसर्च सेंटर भी है, फ्रीडम यूनिवर्सिटी, वो थे कल वहां पर। ये एक बड़ी खुशहाली बात कि ऐसे इंस्टीट्यूशन चाहते हैं कि वो हमारे टेक्नोलॉजी में आए, अपने इंस्टीट्यूशन बनाए, फिर उनका रिसर्च सेंटर होगा, फिर वहां पर इसके साथ साथ बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स होंगे। आई मीन टू से कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगी, वहाँ पे उसके पास इंटरनेट बड़ी अच्छी फैसिलिटी होगी, फिर उसके साथ साथ वहाँ पे जितने भी आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको मौका मिलेगा कि वो अपने अच्छे एरिया पे ब्रेन स्टॉर्मिंग सेक्टर के लिए बैठ सकें कि हमारी यूनिवर्सिटी में और हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है
इन दोनों को ब्रिज कर सके विद न्यू इनोवेशन इंटरवेंशन के साथ। तो ये आप ये समझे इसमें जॉब्स क्रिएशन होगी। तो इतना बड़ा स्कोप है, इतना वाइड स्कोप है कि आई मस्ट से कि दिस इज द गेम चेंजर प्रोजेक्ट। और ये इसको इतना डिले नहीं होना चाहिए था। ये तो आपसे 10 साल 20 साल पहले अगर शुरू होता तो आज शायद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की स्टेज ही डिफरेंट होती। तो ये एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट आई मस्ट से, और ये पाकिस्तान। जी हरमीत। अच्छा वासिक, अगर हम देखें तो जब से तरीके साहब की हुकूमत आई और उसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छा काम हुआ है। ग्राउंड पे हम देखते हैं कई सारी चीजें हमने देखी है जाके, हमारे पास ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है, वहां पर भी हम जाते रहते हैं। अब ये बताइए कि ज्यादातर जो छोटे शहर हैं, बड़े शहरों की तरफ तो बड़ा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन हमने हमेशा देखा कि बहुत सारा टैलेंट जो है छोटे छोटे शहरों में भी पाया जाता है और उनकी अप्रोच बड़ी मुश्किल से बड़े शहरों की तरफ होती है। तो उनके लिए भी कोई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स इन छोटे शहरों के लिए भी लाए जा रहे हैं सर? अच्छा, आपकी बात उसमें थोड़ा सा आपकी आवाज कट गई थी, बट आई अंडरस्टैंड कि आप लोग छोटे शहरों के लिए सवाल पूछ रहे थे कि ये तो बड़े शहरों उनका प्रोजेक्ट है। So what about the small cities? Right? जी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहली बात ये है कि कल के जो आपका टेक्नोपोलिस के जो इफ्तिताई तकरीब थी, इसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया, जो कि 2 और सिटीज में जैसे था कि हम लोग ये जो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स बन रहे हैं, दिस इज एक्चुअली अंडर द अम्ब्रेला ऑफ स्पेशल टेक्नोलॉजी। तो ये हम सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि अदर सिटीज भी लेके जाएं। अच्छा, इन टेक्नोलॉजी जोन्स में अगर आप देखेंगे इंस्टीट्यूशन हैं जो रिसर्च वर्क भी करेंगे, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। अब उस रिसर्च वर्क में लेट्स सपोज यहाँ से 100 किलोमीटर दूर भी, लाहौर के 200 किलोमीटर दूर तो दूर दराज का इलाका है, और वहाँ का कोई अपना लोकल आर्ट है जिसको एक वैल्यू ऐड करके एक एक्सपोर्ट बेस्ड चीज बनाई जा सकती है या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड की जा सकती है। तो वो ये रिसर्च सेंटर होगा जो कि सारे एरिया के लिए अपने जो जितने भी इसके डिस्टेंट एरियाज होंगे या रिमोट एरियाज होंगे, इन सब के लिए एज अ सीड काम करेगा। आई मीन टू से कि ये सिर्फ यहाँ पर ग्रोथ नहीं होगी। पहली चीज ये कि ये इंस्टीट्यूशन बनने के लिए आपके पास फुल फ्लेज एक टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम होना चाहिए। तो वो इकोसिस्टम यहाँ से किसी दूसरा के इलाके में जाके बनाना माइट बी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि लाहौर में ऑलरेडी इसकी सिलेक्शन भी इसलिए हुई कि लाहौर जैसे बड़े शहर या लाहौर, इनकी सिलेक्शन इसलिए की जाती है कि यहाँ पर आपकी इंडस्ट्री भी होती है और यहाँ पर मैन पावर बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत डेंसिटी होती है। सो जो आप लोग आपका कंसर्न कि जो आपके रिमोट एरियाज हैं, दूर दराज फार फ्लॉन्ग एरियाज हैं, उनका क्या बनेगा? सो पहली बात, उनके लिए यहाँ पर आके उनकी रेजिडेंट समेत जो स्टूडेंट्स होंगे, फ्रेश ग्रेजुएट्स होंगे, उनके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, रहने के लिए देयर मस्ट बी अ प्रॉपर सिस्टम, तो वो यहाँ पर आके रहेंगे। बट अगर वहां किसी चीज को लेके जाना है, वहां तक ठीक है हम उनके मुताबिक काफी बता दिए वासिक साहब ने, बट ये गेम चेंजर है। लेट्स सी इससे बहुत सा फायदा हो और सरमायाकारी भी बहुत ज्यादा है। सर कोई कमेंट ऐड करना चाहेंगे? अदरवाइज वी हैव टू लाइक वाइंड अप द शो। 2014 में ये बुनियादी तौर पे इफ्तिताह किया था शहबाज शरीफ ने, और ये डेवलप नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अब आके इसके ऊपर हुआ है। उम्मीद ये की जाती है जल्दी मनसूबा मुकम्मल होगा, बाकी गेम चेंजर हो सकता है। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रही है, बहुत ज्यादा बाहर से यूनिवर्सिटीज और चाइना से, जैसे उन्होंने बताया कि एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। हाँ। वो आके एक्सपर्ट बल्कि आए हुए हैं और वो आके इनके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU उन्होंने साइन किया। उम्मीद ये की जाती है कि मतलब बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे ये कामयाब प्रोजेक्ट होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। सो व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी कल एक स्पेशल शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।